पे तारा जो है कैंप में उसको मौका मिल गया वहाँ से निकलने के लिए। और 14 अगस्त को बहुत सवेरे से ही लोग अपनी दुकान और मकान सजाने में लग गए थे। आते-जाते लोगों के हाथ में तिरंगा, केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग के बीच में चक्र बने झंडे नज़र आ रहे थे क्योंकि आज़ादी मिल ही गई थी। सभी लोग उस दिन आधी रात के समय या कुछ पहले ही अपने मकानों और दुकानों पर स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय पताका फहरा देना चाहते थे। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रीय पताकाएँ भी फहरा दी थी। किसी-किसी दुकान के सामने झुंड बंधे लोग रेडियो के सामने उत्सुकता से सुन रहे थे और तिरंगी पट्टियों के बंधनवाल लगाए जा रहे थे। बाजार और सड़कों पर जगह-जगह बल्लियाँ, बाँस गाड़े जा रहे थे, यानी पूरी तरीके से सजावट हो रहा था। कहीं अगरबत्तियों की सुगंध की लपटें उठ रही थी। नैनीताल के बोट हाउस क्लब और कैपिटल थिएटर, जहां कांग्रेस के बहुत प्रबल आंदोलनों के दिनों में और 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के शासन के समय भी सदा ही यूनियन जैक फहराते थे, तिरंगी झंडियों से सजाए जा रहे थे। नैनीताल में अगस्त में भी सर्दी की खांसी खुनकी रहती है, परंतु बहुत से लोग सफेद खद्दर के कपड़े पहने दिखाई दे रहे थे। जिन लोगों ने कभी खद्दर का उपयोग तक नहीं किया, वे भी आज गर्व से खद्दर की सफेद नोकदार टोपी सिर पर रखे घूम रहे थे। 2 दिन पूर्व पंजाब में हिंदुओं से भरा पूरी ट्रेन कत्ल कर दी जाने के समाचार से पंजाबियों के चेहरे भर्राए हुए थे, परंतु वे भी अपने दुख को दबाकर देश भर के जीवन में पहली बार आए इस दिन का उत्साह मनाने के लिए लगे थे। न्यू क्लब में 14 की रात के लिए बहुत बड़े सहभोज की तैयारी थी। सभी मेंबर के पूरे परिवार के साथ अतिथियों के आने का निमंत्रण भी था। कांता पिछली संध्या से अपनी सास ननद कनक और कंचन से सलाह कर रही थी कि भोज के लिए क्या करने और क्या ले जाना ठीक है। कभी दही बड़ों का विचार तो कभी फिरनी की बात सोचती, यही सब चीजें चलती। उधर वकील पांडे ने उससे मसालेदार चनों के लिए अनुरोध किया था, पर आशंका थी अपना अपना अभ्यास और स्वाद होता है। उत्तर प्रदेश की घुइयां कचौरी खाने वाले लोगों को चने पसंद ना आए तो इंसल्ट हो जाएगी। उसने सास सिर दही के लिए बयाना देकर बड़ों के लिए अथेश दाल भिगो दी थी। नैयर का नौकर नैनीताल जिले का रहने वाला फूल सिंह चतुर आदमी था। वह दिन घरों से मिले सिले और लोढ़े मंगा लाया था। प्रायः नाश्ते के बाद से ही सब स्त्रियां बारी बारी से बड़ों के लिए मीठी पीसने लग गई थी। पीढ़ी की वसाई पर हो बड़ी कांस्तापन और नरमी निर्भर थी। खनक भी इस काम में सहयोग दे रही थी, पर मन तो उसका व्याकुल था। लखनऊ से पुरी का पत्र आया नहीं था। पुरी की अवस्थी जी से मिलकर बात करने के परिणाम पर भी दोनों का भविष्य निर्भर था। सोच रही थी कि या इतने दिन तक अवस्थी से मुलाकात ही नहीं हो पाई। इसके लिए नई जगह है, पत्र आज ही आए तो 15 की बात। उसे लखनऊ पहुंचना ही पड़ेगा। उसे लखनऊ जाने वाली गाड़ी का समय पता था। मन में विश्वास था कि पत्र नहीं आया तो ये लौट कर तो आएंगे ही। उसने निश्चय कर लिया था कि 11 बजे तक पत्र था तार की प्रतीक्षा करेगी और फिर डाक खाने जाकर ऑस्ट्रेलिया होटल में फोन करके उसे पता लेगी। कनक 10:30 बजे तक पीठी पीसने में हाथ बटाकर हाथ धोते हुए कांता से बोली, बहन जी अब थोड़ी ही देर दाल रह गई है, इतनी तो शिबो और फूल सिंह मजे में पीस लेंगे। उर्मिला भी जरा देख लेगी। नंदा सा लाइब्रेरी में 10:30 बजे आई होगी। मैं जरा जा रही हूँ, बड़े तो 2:30 बजे तले आ जाएंगे, अभी क्या जल्दी है। कनक साड़ी बदल कोठी से उतर आई। फोन पर अस्टोरिया होटल से उत्तर मिला, मिस्टर पुरी कुछ समय पहले आ गए, अगर चाहे तो फोन पर ही उसे बुलवा दें। पुरी के स्वर की खिन्नता ने कनक के हृदय को डंक सा मार दिया। पुरी ने कहा, मिलकर ही बताऊंगा, तुम लाइब्रेरी की ओर लौटो, मैं तुम्हें राह में मिल जाऊंगा, तुरंत चल रहा हूँ। कनक के सुझाव के अनुसार पुरी लखनऊ स्टेशन से सीधा एबट रोड पर कौंसिल रेजिडेंसी में मिसेज पंत के यहाँ पहुंचा। मिसेज पंत स्नान कर रही थी। वो 1.5 घंटे के लगभग बरामदे में प्रतीक्षा कर चुका था। उसने विवश होकर अपनी याद दिलाने के लिए दरवाजे पर उंगली से टकोर की। भीतर से प्रश्न हुआ, कौन साहब? मेरा नाम जयदेव पुरी, नैनीताल से आया हूँ, आपके लिए कनक जी का पत्र है। पुरी ने पत्र से प्रश्न को सुनाया। मिसेज पंत खदर की साड़ी पहने दरवाजे में दिखाई दी। पुरी ने कनक का पत्र उन्हें दिखाया। मिसेज पंत ने दरवाजे में खड़े खड़े ही पत्र मोड़ कर खार पत्र को हाथ में दबा लिया और पूछा, अच्छा वो जो नैनीताल में पंजाबन जवान लड़की थी, आप उसकी क्या लगती है? पुरी ऐसे प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। कजिन, उसे उत्तर दिया, हम तो उसे अधिक जानते नहीं। उसकी क्या कोई बात अवस्थी जी से हुई होगी? अवस्थी जी से मुलाकात हुई होगी तो हम पूछेंगे क्या बात थी। तुम फिर किसी दिन आना, आज तो हम सेलिब्रेशन कमेटी की मीटिंग में रहेंगे। पुरी की ओर कुछ कहने का अवसर न देकर मिसेज पंत ने कहा, अच्छा, कहकर बात समाप्त की। पुरी को तुम और हम का ऐसा प्रयोग सम्मानजनक नहीं लगा। उसने अपने आहत मन को संभाल कर पूछ लिया, श्री अवस्थी जी कहाँ मुलाकात हो सकेगी? भाई सेक्रेटरिएट में जाकर पता ले लो। मिसेज पंत ने किवाड़ मोड़ लिए। पुरी को टिकने के लिए स्थान की खोज में 2-2.5 घंटे पूछताछ करते घूमने पड़े। असंतुष्ट तांगे वालों को एक दिन के निर्वाह के लायक दाम देकर पीछे छुड़ाया। पुरी के मन में राष्ट्रीय सरकार की सेवा का 3/4 उत्साह समाप्त हो गया, परंतु वह लखनऊ अवस्थी जी से मिलने के लिए आया था। मिसेज पंत द्वारा ठुकरा दिए गए उत्साह के बावजूद पूरी विधानसभा और सेक्रेटरिएट के और चंद्राकार भवन में पहुंचा। ताऊ तो सका मन फिर उत्साह से उमंग भर गया कि हो सकता है यहाँ पे कुछ काम हो जाए। सेक्रेटरिएट के गुम्बद पर यद्यपि अभी भी यूनियन जैक ही फहरा रहा था, परंतु ढेवड़ी में बगल में खूब खड़ी बड़ी मोटरों पर कांग्रेसी झंडे लगे थे। वर्दी पहने सशस्त्र संतरी और पुलिस अफसर खद्दर की धोतिया और सफेद नोकीली टीपी टोपी पहन के जो है वो भी तनमन से सलूट दे रहे थे। पुरी ने सेक्रेटरिएट की ढेवड़ी के विशाल गुम्बद की नीची सहमते हुए नई गर्व से सिर उठाए हुए आगे बढ़ा। दूसरी मंजिल के बरामदे में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अवस्थी जी का नाम एक दरवाजे के समीप एक पटिया पर लिखा था।
वो बैठे हुए थे। चपरासी ने दीवार पर तुलसी से सुतली से टंगी कागज की गुड्डी में से एक टुकड़ा खींचकर पुरी को दे दिया। नाम लिख दीजिए, कौन है? पुरी ने जेब से कलम निकालकर अपना नाम लिखा और लिख रहा है, नैनीताल से कुमारी कनक दत्ता के पत्र सहित। उस समय खद्दर की टोपियां, लंबे कुर्ते और खद्दर की धोती का छोर हाथ में संभाले दो सज्जन आपस में निसंकोच ऊंचे स्वर में बहस करते आ रहे थे। चपरासी ने उठकर हाथ से माथे को छूकर सलाम किया और उनके लिए दरवाजा खोलकर कहा। आगंतुक चपरासी की ओर देखे बिना भीतर चले गए। चपरासी ने पुरी का लिखा पूजा बैठे ही बैठे ले लिया और जमाई लेकर उसे भी समीप पड़ी बेंच पर प्रतीक्षा के लिए बैठ जाने का संकेत किया। पुरी को यह भला नहीं लगा कि दूसरे लोग निसंकोच पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के दफ्तर में जा रहे हैं और उसे चपरासी की तरह बाहर बेंच पर बैठा दिया गया। वो बैठने की बजाय खड़ा रहा। कुछ मिनट गुजर गए तो घड़ी देखी, फिर घड़ी देखी तो 20 मिनट और गुजर गए। चपरासी कुछ मिनट बाद लौट कर आया तो दीवार से पीठ टिकाकर स्टूल पर बैठ गया, मानो थक गया। उसने शिथिलता से वर्दी की अचकन की जेब से एक बटुआ निकाला, एक डिब्बी निकाली, तंबाकू और खाया पिया। चपरासी ने समीप बैठे युवक के नाड़ीपन के प्रति करुणा भरी मुस्कान से तिरछी निगाह उसकी ओर डाली। पूरे दिन तंबाकू बनाने खाने की ऐसी विधि और प्रक्रिया पहले नहीं देखती हुई उभी कनखियों से चपरासी की ओर देख ही रहा था। जदे बैठे बैठे परेशान उसका इंतजार ही कर रहा था कि अवस्थी से मुलाकात हो जाए। और दरवाजा खुला, भीतर जाने वाले दो सज्जन के साथ उन्हीं की पोशाक में एक और बाहर निकली। पुरी का कहना पड़ा, हमारा पुर्जा आपके भीतर नहीं दिया। चपरासी ने पीक बह जाने तक के लिए मुख को छत की ओर उठाकर उत्तर दिया, देखते तो हो साहब लोग बैठे हैं, अब बाहर टले गए। पुरी को खद्दरदारी सज्जन के लिए साहब शब्द का उपयोग कुछ खिन्न सा लगा। दरवाजे पर फिर घंटी बजी। चपरासी भीतर गया और लौटा तो कई फाइलें बगल में दबाए से उसने पुरी की सूचना दी, साहब अब नहीं लौटेंगे। पुरी का दिल टूट गया, फिर भी पूछा, कितने बजे आ जाते हैं? चपरासी ने बेपरवाही से हाथ हिला दिया। अनुभव चपरासी ने पुरी के चेहरे पर आकर निराशा का भाव देखा। चपरासी ने अपनी अनुभव और स्थिति के अधिकार से पुरी से बात की। साहब से जान पहचान है आपकी? हाँ, नैनीताल में मुलाकात हुई थी। चपरासी संभला, तो आप सुबह मकान पर मिल लीजिए ना। सुबह तो सुबह से सुविधा में रहते हैं, वहां पे ज्यादा सही रहेगा। पूरे दूसरे दिन 9 बजे ही पार्क रोड पर स्थित अवस्थी जी के मकान पर पहुंच गया। 2-3 आदमी बरामदे में प्रतीक्षा कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे थे। बरामदे में मौजूदा आदमी ने उत्तर दिया, साहब अभी नहीं मिल सकते, मालिश करा रहे हैं। सौभाग्य से कल का परिचित अधेड़ चपरासी भी भीतर से निकल आया। उसने पुरी को सलाम करके उसके सम्मान की रक्षा की और एक कुर्सी बाहर से लाकर उसे बैठा दिया। पुरी ने एक पुर्जे पर अपना नाम लिखकर कनक के पद से एक उत्तर भेजा। कुछ मिनट बाद चपरासी बरामदे में लौटा। उसने पुरी को आश्वासन दिया, हमने साहब को कागज दिखाकर पीए साहब को दे दिया, आप आराम से उस वक्त दोपहर बाद उधर आ जाइए, मुलाकात हो जाएगी। कनक ने अवस्थी जी के जैसे सौजन्य, निराभिमान और आत्मीयता के व्यवहार का बखान किया था। उसकी तुलना में उपेक्षा और निरादर पाकर उसका मन वैसे ही खिन्न हो गया था। वह 2 बजे फिर पहुंचा। सेक्रेटरिएट अवस्थी जी दफ्तर में नहीं आए थे। पूरी 1 घंटे की प्रतीक्षा कर चुका था, चपरासी ने सुझाया। चपरासी के भीतर जाकर सिफारिश करने पर पीए ने पुरी को भीतर बुलवा लिया। पीए साहब खद्दर का कोट पतलून बने बैठे थे। पुरी ने बहुत सुचारू ढंग से कुमारी कनक से नैनीताल में अवस्थी जी से परिचय और अवस्थी जी के लखनऊ आकर राष्ट्र निर्माण के काम में सहयोग देने के अनुरोध की बात बताई। पीए साहब मेज पर पड़े एक कागज को पढ़ते हुए पुरी की बात सुन रहे थे। सहसा पुरी से निगाह मिलाकर उन्होंने प्रश्न किया, आपका अभिप्राय जॉब या नौकरी से है? जी हाँ, एक तरह से जॉब के ही थ्रू जो है सहयोग दिया जा सकता है, पुरी ने स्वीकार किया। ये कुमारी कनक जी कौन है? कभी इनका नाम नहीं सुना। कांग्रेस की लीडर है, वे पंजाब कांग्रेस में है क्या? श्री अवस्थी जी से इनका कैसे परिचय है? ये जानकर कि कनक 21 वर्ष की एमए की विद्यार्थी युवती है, पीए साहब ने माथे पर त्योरियां चढ़ाकर पूछा, मिस कनक दत्ता से आपका क्या संबंध है? पुरी ने झिझक छिपा कर कहा, मेरी कजन है। पी के चेहरे पर व्यंग की मुस्कान आ गई। अंग्रेजी बोले, आपका क्या ख्याल है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की स्थिति में व्यस्त रहने वाली व्यक्ति ऐसी कितनी लड़कियों को याद रख सकता है? ठीक से याद दिलाने के लिए आप मिस कनक को साथ ही क्यों नहीं लेके आए? और फिर हिंदी में बोले, क्या कहा जाए साहब, आप पंजाबी लोग बहुत तेज होते हैं, किसी तरह भी काम होना चाहिए। पूरी व्यंग से तिलमिला उठा। व्हाट डू यू मीन सर? पीए ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, मतलब कोई खास नहीं, मतलब ये है कि आप लोग बहुत साहसी होते हैं, आपके यहाँ की लड़कियां भी बहुत साहसी होती हैं, बहुत ढंग से अपनी बात सब जगह कह सकती है। खैर असली बात पर आइए, आप पंजाब से आ रहे हैं, हम यहाँ कितने पंजाबियों के लिए प्रबंध कर सकते हैं? कांग्रेस गवर्नमेंट के कंधों पर एक नए उत्पन्न हुए राष्ट्र को अपने पाँव पर खड़ा करने का बोझ है। आप लोग आपके लिए नौकरियां ढूंढने का बोझ भी सरकार पर ही डालेंगे तो सरकार क्या कर सकेगी? आप अगर प्रसिद्ध लेखक है तो आपको जनता में स्वावलंबन का भाव पैदा करना चाहिए। आप सरकार के सामने हाथ फैला रहे हैं। यूपी में लखनऊ में भी कितने ही पत्र हैं, आप वहां कोशिश कीजिए। पुरी को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कहना पड़ा कि स्वयं अवस्थी जी के कहलाने पर ही वो लखनऊ आया था। उसे नौकरी की उतनी चिंता नहीं थी जितनी कांग्रेसी सरकार की सहायता की इच्छा थी। वो नमस्ते कहकर उठ गया। पुरी का मन लखनऊ से फट गया। उसी संध्या लखनऊ से चल देना चाहता था। विनय और शिष्टाचार के प्रसिद्ध लखनऊ का रूखापन उसे कटुता के साथ और व्यंग के साथ भेज दिया। लखनऊ के पत्रकारों को पुरी के लिए नौकरी की संभावना की अपेक्षा लाहौर और पंजाब की स्थिति के संबंध में अधिक कौतूहल था। लाहौर के सभी हिंदुओं से भरी पूरी गाड़ी के कत्ल कर दिए जाने और लाहौर से
हिंदू के बड़ी संख्या में भागने के समाचार लखनऊ पहुंच चुके थे। वह जानना चाहता था कि हिंदू पंजाब को छोड़कर भाग आएंगे या उन्हें आत्मरक्षा का सामर्थ्य उनमें है। तटस्थता के यत्न करने पर भी पूरी पंजाब के हिंदुओं के प्रश्न से अपने आत्मसम्मान को पृथक नहीं कर पाया। नौकरी संबंध में पुरी को मालूम है कि लखनऊ के हिंदी के पत्रों में पत्रकारों के वेतन लाहौर के पत्रों की अपेक्षा कम थे। उर्दू पढ़ सकने वाले दो पत्रकारों ने उससे अधिक असहायता से बात की, चाय और पानी भी कराया और पुरी के नैनीताल लौटकर कनक को सब स्थिति सुनाकर लाहौर लौट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न सूझा बताया। लाहौर में वो परिचय के आधार पर कुछ तो कर सकता था। कनक और पूरी लाइब्रेरी के समीप झील के किनारे पड़ी बेंच पर बैठे चिंता कर रहे थे। वे विश्वास कर बैठे थे कि अवस्थी से पाया आश्वासन से कुछ हो जाएगा। कनक विस्मित थी, ये क्या हो गया? पुरी और कनक ने पीठ पीछे सड़क पर शोर सुनकर घूमकर देखा। स्वतंत्रता समारोह का उत्सव मनाने के लिए नैनीताल में आया स्थानीय पहाड़ी लोगों का एक दल हाथों में जलंबी के दोनों लिए गाता बजाता चल रहा था। कनक और पुरी अपनी बात भूल कर देखते रहे। नैनीताल में इतने दिन रहकर उन्होंने वहां बोझ ढोने वाले और रिक्शा चलाने वाले कुलियों के अतिरिक्त सड़कों पर सदाबहार से आए सैलानियों को देखा था। क्लब में दिखाई देने वाले पंत पांडे, जोशी, बिश, शाह रावत, जरा डोब तभी हुई टोपी के अलावा लाहौर, दिल्ली और लखनऊ के लोगों से भिन्न नहीं थे। ये भीड़ कुछ दूसरे ढंग के लोगों की थी। स्वतंत्रता समारोह के उत्सव के अवसर पर देहात के छेले नैनीताल में घिराए थे। काली टोपियां, छोटी बाड़ की किस्ती नुमा सभी वहां पे, आंखों में काजल या सुरमा लगाए, गले में रंगीन रुमाल या रंगीन डोरे, नेकटाई की जगह बहुत से नौजवान बादल रहते हुए धूप का काला चश्मा लगाए थे। पहाड़ी युवतियां गहरे लाल लहंगे, काली बंडियां और गहरे रंग की चादरें ओढ़ी थी। मतलब सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, श्रृंगार किए थे। कनक ने पुरी का ध्यान युवतियों की ओर दिलाया। हाय देखो तो कितनी भोली और भीरू है। संभवतः उसका ध्यान अपने और उन युवतियों में साम्य और अंतर की ओर चला गया। एक देश, एक युग, एक परिस्थितियां और निर्वाह के ढंग का वेद। गाने वाले हुलूस हुलूस कर गानों पर हाथ रंगा रहे थे। दुई ढूंग बीच पुरी और कनक उस गीत के शब्द और भाव उड़के की अपरिचित ताल को समझ ना सकने कारण विस्मय और कौतूहल से उन लोगों की ओर देख रहे थे। खाकी जीन के बिना स्त्री की एक और पतलून पहने निम्न मध्यम श्रेणी का एक पहाड़ी भलमानस सड़क रुक जाने के कारण बेंच के समीप खड़ा हो गया। भैरमानस ने बेतियों के शोर से सैलानी भद्र लोगों को अनुभव होती असुविधा का अनुमान कर लिया। नैनीताल निवासियों और पहाड़ी लोगों की समझ में सभी सैलानी भद्र लोग यानी संपन्न होते हैं, जो लोग मास दो मास के लिए जीविका की चिंता छोड़कर आते हैं। भले मानस ने भद्र युवक और युवतियों की असुविधा के लिए देहातियों की भूल क्षमा कर दी जाने की सिफारिश में हंसी से कह दिया, ये साले भी अजीब मोहिती हैं। ये लोग क्या गा रहे हैं, कैसी गीत है? पुरी ने भलमानस की बोल पढ़ने का लाभ उठाना चाहा। ऐसी ही देहाती पहाड़ी गीत इन लोगों का। भले मानस ने भद्र लोगों के सम्मुख देहाती गीत के प्रति उपेक्षा प्रकट करने के लिए कहा, साहब इन लोगों की हिम्मत कब हो सकती थी कि इस तरह माल रोड पर नाचने गाने की? बखत की बात है साहब, एक बखत में तो कुलियों की और देहाती लोगों की माल रोड से नीचे जाना आना होता था। गीत के प्रति पूरी की उत्सुकता जाग उठी। उसके फिर अनुरोध करने पर भलमानस देहाती समझ लिए जाने की आशंका कारण गीत के बोल और अर्थ बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। भीड़ का शोर आगे बढ़ गया। पहाड़ी भलमानस भी नमस्ते करके अपनी राह पकड़ लिया। पुरी और कनक सिर पर जीविका के रूप में जीवन को उपाय सोचने की चिंता में डूबे थे। लखनऊ से लौटकर पुरी को एस्टोरिया होटल का सुख और आराम काट रहा था। अब वो उसे अपना अधिकार और भाग नहीं समझता। उसे लग रहा था कि कनक ने ममता और दया से उसे ऐसे स्थान पर बैठा दिया है। पुरी उसकी कृत्रिम अवस्था से तुरंत लाहौर लौट जाने के लिए छटपटा रहा था और क्षुद्र जीविका तो कमा सकता था। अपने और कनक के भविष्य के मेल उसे अपने सामर्थ्य से परे लग रहे थे। कनक ने आग्रह से कहा, आज का तो प्रश्न ही नहीं, चाहे जो हो, आज स्वतंत्रता की घोषणा के समय तो हम लोग अवश्य साथ रहेंगे। हमारे लिए क्या स्वतंत्रता? पूरी खिन्नता से बोला, हम लोगों का तो घर बार उजड़ रहा है, हम लोग बलिदान हो रहे हैं। ये लोग तो दूसरे के बलिदानों से होम कर उसका श्रेय लेना चाहते हैं। 42 में जब संकट था तो फोन करके जेल चले जाते थे कि पुलिस का थप्पड़ ना सहना पड़ पाए। हमने भी स्वतंत्रता के लिए संकट साथ जेल भुगती और हमारे लिए राष्ट्र निर्माण के उपदेश रह गए। हम क्या इन लोगों के मोहताज हैं? उत्सव मनाने का अधिकार तो तुम जैसे लोगों को है। तुम क्या किसी आशा से जेल गए थे? हमारे भी दो हाथ पांव हैं, हम इन लोगों की परवाह ही क्या? देख लेंगे, एक बार मैं उन अवस्थी से पूछूंगी जरूर। मेरी बात मानो, जहाँ इतना किया जैसे भी हो 5 दिन और ठहर जाओ। पिताजी ने 18 तारीख को यहाँ आने के लिए लिखा है। एक बार हम दोनों साथ साथ लखनऊ चले, मैं देखूंगी अवस्थी जी मेरे सामने क्या कहते हैं। तुम्हारा मतलब मुझे उन लोगों से बात करना नहीं आया? पूरी झल्ला उठा। हाय बात नहीं, तुम्हारे बराबर में क्या बात कर सकती हूँ, परंतु मैं उनको उनका वचन जरा याद दिला दूं। पूरी बौखला उठा। उसके पुरुष के संस्कारों के अनुसार कनक आत्मसमर्पण कर चुकी थी तो उसे पति के मत का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। वो बोल उठा, तुम क्या समझती हो कि उस फ्लर्टेशन उसके बहकावे करके मुझे नौकरी दिला दोगी? ऐसी नौकरी पर मैं लात मारता हूँ। फ्लोटेशन का क्या मतलब? कनक ने चौंक कर कहा। पीए का संकेत तुम समझना ना चाहो तो उपाय क्या है? कनक कुछ देर सोच कर बोली, तुम पीए की बात कर रहे हो? क्यों? सब जगह सब तरह के लोग होते, लोगों की ईर्ष्या भी तो होती है। तुम एक बार अवस्थी से मिल लिए होते तो दूसरी बात थी। हो सकता है कि वो उस समय बहुत ही व्यस्त रहा हो। पूरी कनक का सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं था। कनक ने बहुत से अनुरोध किया, सोचो तो मुझे सदा क्यों ऐसे ही दूर रखोगे? हम दोनों का भविष्य तो इसी बात पर निर्भर है ना। कनक 1 बजे बिमला बिल्ला में लौटी तो नैयर बरामदे में आराम कुर्सी पर
अदलेटा अपने दोनों हाथों से सिर को पीछे थामे मौन निश्चल पड़ा था। कनक को पहली आशंका अपने व्यवहार के प्रति नाराजगी की हुई। भीतर गई तो कांता की आंखों में भी रोने और आंसू पोंछे जाने की सुर्खी दिखाई दी। कंचन ने धीमे से बताया, लाहौर मंडल टाउन से बैरिस्टर मिर्जा का एक्सप्रेस पत्र आया है। जीजा जी का मॉडल टाउन की कोठी पर अमृतसर से गए किसी मुसलमान सुप्रीटेंडेंट पुलिस ने ताले तोड़कर कब्जा कर लिया है। हिंदू मॉडल टाउन से भी भाग रहे हैं। मिर्जा ने लिखा है कि उन्होंने पुलिस को फोन करके कोठी पर नवाजी कब्जे की शिकायत कर दी है। धीरे धीरे कनक को पत्र का सब हाल मालूम हुआ। मिर्जा ने लिखा था, पुरानी अनारकली का तिलक गली में भी नैयर के दोनों मकान पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। वो पूरी गली ही पूर्व से आए मुसलमानों से भर गई है। मिर्जा ने नैयर के अभी लाहौर न आने के लिए लिखकर मतलब कि वो दिया था। वह नैनीताल से लाहौर के डीसी के कोर्ट में अपने मकानों पर अजनबी लोगों के गैर कानूनी कब्जे कर लेने की कंप्लेंट दायर कर रहा था। नैयर की माँ और बहन भी निरंतर रो रही थी। दोपहर में कांता कुछ भी नहीं खा सकी थी। कनक और कंचन का भी मन नहीं हो रहा था। नैयर ने संयम बनाए रखने की थोड़ा बहुत खाया भी था। हमारा तो असली सहारा मकानों का किराया ही था। वकालत से तो कभी महीने का 400 भी नहीं बन पाता था। नैयर की माँ की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो आंख पोंछ पोंछ के कर बार अध्ययन अपना भगवान के सामने हाथ जोड़ रही थी। नेर की बहन सुभद्रा की सास समधीन के समीप बैठकर भगवान का भरोसा कर धैर्य रखने के लिए सांत्वना दे रही थी, विश्वास दिला रही थी, मगर मुंह में फंसे गजराज को उन्होंने रक्षा की, हमारी तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। कनक कांता के समीप जाकर इस दुख में सहानुभूति के लिए कुछ कहना ही चाहते थे कि पुकार सुनाई दी, तार वाला। नैयर और पंडित जी के परिवार ऐसे नहीं थे जहाँ तार केवल अशुभ सूचना के लिए आते। फिर भी यह पुकार सुनकर कनक और कांता दोनों ही स्तब्ध रह गए। तार नैयर के नाम का था। कनक ने लिफाफा फाड़ ही लिया, किसी अनुचित कौतूहल के कार्ड से नहीं, इसलिए कि आपत्ति की सूचना का बोझ अकेले नैयर के कंधों पर ही क्यों पड़े। तार पिताजी का था। 12 को माँ सहित लाहौर से चलकर 13 के संदेश सुरक्षित पहुंच गए हैं, पत्र लिख रहे हैं। कनक ने कुछ विस्मय से ध्यान दिया। तार दिल्ली से था। संकट की आशंका पशु पक्षियों को जैसे इकट्ठा कर देती, वैसे नैयर, कंचन, कांता और मिला रांझिन दोनों वृद्धाएं और नैयर के बहनोई ने भी कनक को घेर लिया। कनक ने तार नैयर के हाथ में दे दिया। तार का अभिप्राय स्पष्ट था कि गिरधारी जी माँ से सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए हैं। समझा जा सकता है कि 11 की घटनाओं के कारण लाहौर से उन्हें सहसा भागना पड़ा। ग्वाल मंडी का मकान भी गया, प्रेस, इतना सब सामान। कांता की आंखों में फिर आंसू आ गए। हाय, हमारा क्या होगा। तुम भी क्या बात करती हो, ऐसी हालत में माँ जी के साथ सुरक्षित दिल्ली पहुंच गई, ये क्या कम संतोष की बात है। पत्र भेज रहे हैं, पत्र की प्रतीक्षा करो। नैयर ने मानो सबको दुख प्रकट न करने की चेतावनी दी। कांता के लिए मन को पत्थर बना लेना कठिन था। वह गुसल खाने में चली गई, अचल में मुंह छिपा के रोने लगी। आए और लंबी सांस भरती। मन को चाहे जितना अवसाद था, परंतु क्लब में दिए वचन के अनुसार संध्या के भोज के लिए क्लब में बड़े तो पहुंचना ही था। भोज उनके परिवार के निजी सुख दुख की बात तो थी नहीं। लुट जाने और आर्थिक हानि उठाने की शिकायत कौन पंजाबी नहीं कर रहा था। अपने आर्थिक सर्वनाश की बात से भी राष्ट्रीय पर्व के अवसर को बिगाड़ नहीं दिया जा सकता। नैनीताल में रहने वाले फूल सिंह ने विस्मय प्रकट किया कि बड़े घी में तले जाएंगे, परंतु कांता और दूसरे लोगों ने कभी बड़े तेल में नहीं तले थे। इसी प्रसंग पर घर में स्त्रियां कुछ बोली, वरना उनके सबके मुंह सिल गए थे। बारी बारी से 2 जनों बड़े बनाकर कढ़ाई में छोड़ती गई। यानी सब तैयारियां हो गई थी। लगभग 2 घंटे आग के सामने बैठने से कांता, सुभद्रा, कनक, कंचन और विमला पसीना पसीना हो गई। कनक को 7 बजे पूरी की प्रतीक्षा का ध्यान था, परंतु इतना पसीना आने के बाद नहाना भी जरूरी था। बगले में गुसलखाना एक ही था और नैनीताल की सर्दी में सबको गर्म पानी की जरूरत थी। विलम्ब होता जा रहा था। कौन क्या पहनेगा, ये बात चल रही थी। उत्सव में जा रहे थे सब लोग। सुभद्रा जरीदार सूट पहनना चाहती थी। कांता का भी विचार सुनहरी साड़ी पहनने का था। कनक यत्न करने पर भी जल्दी तैयार होकर पहले ना निकल सकी। नैयर डिनर सूट पहनने बरामदे में खड़ा बार बार खींच रहा था। 7:30 बजे गए, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। माल रोड की दुकानों पर भी ये दीपावली के कारण सड़क पर साधारण से बहुत ज्यादा प्रकाश था। भीड़ में कंधे से कंधा लग रहा था, जैसे किसी बड़े भारी उत्सव की तैयारियां हो रही है। कनक की दृष्टि पुरी पर पड़ी तो कुछ कदम आगे आगे चलता नैयर पहले ही पुकार उठा, हेलो पुरी, इतने दिन कहाँ थे भाई। नैयर पुरी का हाथ पकड़ खड़ा हो गया। पुरी ने उत्तर पाकर नैयर से उसका हाथ पकड़े पकड़े ही पूछा, तुमने किसी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समझा नहीं, कहाँ, कैसा निमंत्रण। क्लब में डिनर के लिए तुम हमारे अतिथि हो, आओ चलो। नैयरपुरी को कनक से बात करने का अवसर न देकर उसका हाथ थामे चल पड़ा। कनक का विचार हो गया कि नैयर व्यवहार में अपनी उदारता और श्रेष्ठता दिखाने के लिए पुरी के प्रति सौजन्यता प्रकट करता है, परंतु लखनऊ से किन्नौ कर लौटी पुरी को दावत में बुला लिया जाना उसे अच्छा लगा। अब परिवार के मित्र के तौर पर निसंकोच सबके सामने साथ रह सकेगा। क्लब के द्वार पर भीतर से सुनाई देने वाली गूंज से ही भीतर जमा भीड़ का आभास हो गया। सरदार ने अपना गिलास बाएं हाथ में लेकर दाएं से उसका हाथ झटका और एक बाह से आलिंगन में लेकर शिकायत की, यार आज के दिन भी लेट। पांडे और छलकते गिलास की परवाह न करते हुए सभी लोग। क्लब में प्रकाश की अधिकता थी, सजावट थी, सभी लोग चमचमाते कपड़े पहन के आए थे। मिठाइयाँ, पूरियाँ, कचौरियाँ सब चल रही थी। इतने अतिथियों को बैठाने की कुर्सियों के लिए स्थान नहीं था। केवल 150-200 कुर्सियाँ थी और ज्यादा ही लोग आ गए थे। पांडे ने नैयर को बाह से पकड़कर बता दिया, बार उस कोने में है, 8 बज चुके, डिनर शुरू हो 11 बजे। पांडे ने कांता की ओर बढ़कर पूछा, भाभी बोलो क्या लोगी।
सेरी, पोर्ट पारमाउथ। उन लोगों ने कहा नाना। पांडे ने कांता की ननद, कनक, कंचन, उर्मिला सभी से पूछ लिया। नैयर रामप्रकाश के साथ विस्की लेने के लिए बढ़ा था। ठिठक कर उसने पुरी की बाह पकड़कर पूछा, आओ ना एक गिलास लो। पुरी ने इनकार किया। नैयर ने आग्रह किया, नहीं नैयर, जबरदस्ती कभी नहीं। पांडे ने चेतावनी दी, विस्की के बारे में इसके नियम कभी मत भूलो। 9 बजे क्लब के प्रमुख और जाने माने लोग अतिथियों के अनुरोध करने लगे, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। भोजन से लदी मेज अतिथियों से घिर गई। अतिथि अपनी रुचि से प्लेटों में लेकर इधर उधर खाने लगे। सुभद्रा और उर्मिला के लिए भोज का यही ढंग या नया अनुभव था। कनक और कंचन ने उन्हें सहायता दी। 11:15 बजे भोजन की मेजों की ओर कोई नहीं दिख रहा था। मेजों पर रखा गया सामान अभी आधा शेष था। जोशी ने चावला के साथ आकर अभिमान से असंतोष प्रकट किया, क्या खाया लोगों ने? हमारी मेहनत अकारत की, एक भी चीज समाप्त नहीं कर पाए। हमने तो कहा था कम पड़ जाए तो हमारा नाम नहीं। साली आइसक्रीम भी अपनी पूरी बाल्टी पड़ी हुई है। साइलेंस प्लीज। क्लब के हाल में भरी हुई गूंज शांत हो गई। अंग्रेजी में सुनाई दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। असेंबली के प्रधान डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद सभाभवन में पधार रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्वेत सादी खादी पहने हुए हैं और वंदे मातरम की गूंज। रेडियो से वंदे मातरम का गान सुनाई देने लगा। अपने इतिहास के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सब अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद अपने देश का शासन संभाल रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। किसी ने कहा इन हिंदी। हिंदी में कई लोगों ने विस्मय प्रकट किया। नैयर ने बचपन में हिंदी नहीं पढ़ी थी, शब्द उसे समझ नहीं आया, परंतु देश के प्रधान को देश की भाषा में बोलते सुनकर एक अद्भुत रोमांचन हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहे थे कि हम उस सर्वशक्तिमान भगवान को, जो मनुष्यों और राष्ट्रों का भाग्य निर्णय करता है, धन्यवाद देते। अपनी श्रद्धा राष्ट्र के पिता, राष्ट्र की गुरु और पथ प्रदर्शक गांधी के प्रति। कनक ने समीप खड़े जदयू की बात से अपनी मां का स्पर्श कर दिया, मानो कह रही थी, सुनो ये तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, तुम्हें कौन भुला सकता है। कनक को इसका गर्व था। लोगों में ये व्याख्यान सुनने के लिए धैर्य और संतोष नहीं था। उन्हें किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। वे जानते थे कुछ मिनट में रात के 12 बजे के टंकोर के साथ उनका देश संसार के दूसरे राष्ट्रों के समान स्वतंत्र हो जाएगा। रेडियो विधान परिषद दिल्ली में होता भाषण सुनाई दे रहा था। नेहरू, पंडित नेहरू पुकारे सुनाई दे रही थी। और बहुत बरस पहले हमने कुछ वायदे करके अपनी किस्मतें दांव पर लगा दी थी। आज़ादी के साथ ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमको मिलने वाली है। जनता को आज़ादी की जिम्मेदारियों की चिंता नहीं थी। जनता को आज़ादी के लिए दिए या उनसे आज़ादी के लिए गए मूल्य की भी चिंता नहीं थी। यह भी चिंता नहीं थी कि उनके हाथ क्या आएगा। वे केवल आज़ादी चाहते थे बस। रेडियो पर घड़ी ने सुरीली टंगरों से 12 बजे टन टन किया। कनक और पुरी के हाथों ने छिपे छिपे एक दूसरे हाथों को दबा दिया। 12 टंकरें समाप्त हुई। शरीर में बिजलियां तड़प गई। लोग उछलने लगे, जामे आज़ादी, जामे आज़ादी। इस तरीके से हो गया। नैयर और पांडे ने पुकार सुन पीछे घूमकर देखा। नेगी साहब विस्की की एक बोतल हाथ में लपके आ रहे थे। यार, हमने एक बचा कर रख ली थी जामे आज़ादी के लिए। ओ यू आर ए ब्रिक। रेडियो पर असेंबली के मेंबरों की प्रतिज्ञा पत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। अधिकांश लोग हाल से बाहर निकल आए थे। क्लब के बाहर फ्लैट में देहाती पहाड़ी लोगों की चिथड़े पहने, परंतु सिर पर सफ़ेद टोपियां थी। बेरू पाको, बारू मासा, कापल पाको, तो वो लोग भी गाना अपना गा रहे थे वहाँ के। एक टोली के लोग खद्दर की उजड़ी टोपियां पहने राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। झील के किनारे कई स्थानों पर आतिशबाजियां हो रही थी। पांडे, सरदार और नैयर एक दूसरे की बाह में बाह फैलाए झील की ओर चले जा रहे थे। कैसा उत्साह है लोगों में। नैयर चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उच्छ्वास से बोला। सरदार जी अपने लड़खड़ाते हुए कदम जमा कर खड़े हुए। नशे में सारण अभ्यास के विरुद्ध अंग्रेजी के बजाय पंजाबी हिंदी में ऊंचे स्वर में बोले, खुशी नहीं होगी, जोश नहीं होगा, आज़ादी मिली है बादशाहों, आज़ादी। ठीक है, जिक्र करने लायक बात तो नहीं है। नैयर अपना कदम रोक कर बोला, लेकिन आज ही हम लोगों को अपने लाहौर के पड़ोसी मिर्जा का पत्र मिला है कि हमारे तीनों मकानों में इलीगल अपशुगन गैर कानूनी हो गया है। और आज ही तार मिला कि वाइफ के फादर ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिल्ली पहुंचकर जान बचाई। अब हम लोग बेघर बार है, स्वतंत्रता भी और स्वच्छंद भी। उसने बहुत जोर से कहा लगा दिया, लेकिन क्या परवाह। नैयर गंभीर होकर पुरी की ओर घूम गया। हम लोगों में से भाई पुरी ने ही स्वतंत्रता के संघर्ष में जेल काटी है। भाई पुरी, आप जैसे लोग ही आज के उत्सव के हीरो हैं। शासन की गद्दी पर चाहे जो बैठ जाए, कोई परवाह नहीं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, पुरी ने उत्तर दिया। हमने किसी आशा से स्वतंत्रता के संघर्ष में सहयोग नहीं दिया। पांडे सिगरेट से लंबा कस खींचा। सरदार जी ने उद्गार प्रकट किया, इन लोगों को स्वतंत्रता से क्या मिलेगा। नेताजी जिंदाबाद। इंकलाब तो हो ही गया। इंकलाब खैर, इंकलाब तो सब पा ही गए, स्वतंत्रता भी मिल गया। 15 अगस्त प्रातः पुरी की नींद खुली तो पहला ध्यान लाहौर लौट जाने का आया। बहुत देर तक सोचता रहा। वो घर में और गली के सब लोगों को नैनीताल से नौकरी के लिए बुलाए जाने की बात कहकर आया था। अब जाकर क्या मुंह दिखाएगा, क्या उत्तरदायित्व दिखाए। गद्दों पर कनक के बहुत अनुनय करने पर भी पुरी नैनीताल में 20 तारीख तक ठहरने और उसके साथ दूसरी बार लखनऊ अवस्थी जी से मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस दिन दोपहर कनक से मिलने पर पुरी ने स्वीकार कर लिया कि वो नैनीताल 19 को ही जा रहा है। 20 अगस्त की संध्या हर हालत में उसके साथ लखनऊ चलने का निश्चय कर ले। पंडित जी ने 18 को नैनीताल पहुंचने की उम्मीद दिलाई थी। कनक ने पुरी को विश्वास दिया।
नैयर और कांता ने कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझी। पिताजी यहाँ होंगे तो हमारा क्या उत्तरदायित्व होगा। 15, 16, 17 को लाहौर से आने वाले उर्दू और अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं आए। दिल्ली से आने वाले पत्रों में समाचार था अमृतसर और लाहौर में ही सवारी की बसें सड़कों के रास्ते आ जा रही न अधूरे समाचारों में नैनीताल में एकत्र पंजाबियों के मन और अधिक आशंकित हो गए। 20 अगस्त दोपहर से पहले पूरी दिल्ली से आए अखबार में पढ़ा पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने लाहौर के रंग महल, लोहे का तालाब के समीप की गलियां, ग्वाल मंडी, इन सभी इमारतों से कैंपों में इनको इकट्ठा कर दिया। लोगों को वहां पे पूरी का हृदय धक से रह गया। उसने समाचार को कई बार पढ़ा और निश्चय कर लिया जिस तरह से भी उसे तुरंत लाहौर जाना होगा। ऐसी स्थिति में वो किसी भी कारण से रुक नहीं सकता। उसने तुरंत अपना सामान समेट कर बांध लिया। सुबह की डाक से उनका पत्र आया। पिताजी पिछली संध्या भी नहीं आए थे। विधिचंद का परिवार एक कैंप में था। लाखों आदमी पंजाब से चले आ रहे थे। भय था कि यदि मकान का प्रबंध किए बिना वे नैनीताल चले गए तो लौटकर मकान मिल सकना संभव नहीं है। पुरी ने कनक से ही लाहौर के संबंध में पढ़ा और मतलब कि उससे ही लेके जो भी पढ़ा कि क्या चीजें हो रही है सुनकर तुरंत लाहौर लौटने का अपने निश्चय बता दिया। कनक विरोध नहीं कर सकी। परिस्थिति ही ऐसी बन रही थी कि वो विरोध कैसे करती। बरेली स्टेशन पर पुरी को छोटी लाइन की गाड़ी बदलकर बड़ी लाइन पर पश्चिम जाने वाली डाक गाड़ी पकड़नी पड़ी। गाड़ी में बहुत भीड़ थी। गाड़ी में घुस पाने के लिए पुरी को अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा। बरेली से सवार होने वाले लोगों में अधिकांश बुर्का ओढ़े स्त्रियों के साथ मुसलमान थे। गाड़ी में पहले से मौजूद लोगों में भी मुसलमान स्त्री पुरुष ज्यादा थे। डिब्बे में दरवाजे से अंतिम खिड़की के साथ बैठा हिंदू उसके समीप बैठना चाहने वाले प्रौढ़ मुसलमान को धमका रहा था। क्या हमारे सिर पर बैठोगी? दूसरी गाड़ी में जाओ। प्रौढ़ स्थान के लिए अधिकार का तकाजा कर रहा था। भीड़ में आराम से बैठा एक सिख बोल पड़ा, कहाँ जाना है? पाकिस्तान। कहीं जाना हो आपसे मतलब। खिड़की के समीप बैठे हिंदू ने सिमटने की विविधता अनुभव कर पूरी को अपने समीप बैठने का स्थान दे दिया। प्रौढ़ ने इस अन्याय पर आपत्ति की। तुम्हारे लिए पाकिस्तान में जगह है, सिख बोल पड़ा। ये आपकी शराफत है, आपका इंसाफ है। सरही ढंग की दाढ़ी वाला दो बुर्कापोश स्त्रियों के साथ बैठा एक सफेद पोश मुसलमान प्रौढ़ के समर्थन में बोल पड़ा, यह है आप लोग का रवैया? दिलों में इतना निफाक, विरोध है और तकसीम का इल्जाम मुसलमानों पर रखते हैं। पुरी को स्थान ले लाने से अजर लज्जा अनुभव हो रहा था। वो खड़ा हो गया। अच्छा जनाब, आप ही बैठ जाओ। हिंदू ने घृणा से पुरी को देखा। और बहुत मोहब्बत है आपको इनसे, या हम इन लोगों से सिर पे इन्हें बैठा ले? मालूम है लाहौर में हिंदू स्टेशन पे कदम नहीं रख सकते। इस हंगामे और कुछ तो खून, उपद्रव और रक्तपात की भी वजह ये दिलों में नफरत और दुश्मनी है, वरना तकसीम इंसाफ और अमानो ईमान से हो सकती है। जिसका जो हक उसे दीजिए। पुरी खड़ा तो हो गया परंतु बोले बिना नहीं रह सका। जनाब, निफाक और दुश्मनी तो आपने पैदा की है मजहब के नाम पर तकसीम का सवाल उठाकर। प्रौढ़ ने झिझकते हुए पुरी का समर्थन किया। अरे साहब, सब अल्लाह के बंदे हैं। मजहब बंदे का अल्लाह से नाता है। सफ़ेद पोश जवान ने उसे टोक दिया। वाह साहब, क्या फरमाते हैं आप? मजहब अव्वल है तो जाओ दफा से। एक बार आदमी उदास स्वर में बोल उठा। हिंदू ने विरोध किया। सिख बोला, कलकत्ते में तो इन लोगों का काफी सफाया कर दिया गया, कहीं कहीं फौज के पहरे में ही रह गए हैं। हिंदू बोल उठा, यहाँ तो सरकार इन लोगों को बचाए ही नहीं तो इन्हें आटा दाल का भाव मालूम हो जाता। पाकिस्तान को तो सरकार ही हिंदुओं का कत्ल करवा रही है। एक मुसलमान ने हाय जोड़ दिए, हाथ जोड़ा। भाई लोगों, हमारी किस्मत तो रहनुमाओं के हाथ में है। दोनों उसी के बंदे हैं। जब तक साथ बैठे हैं उसके खौफ से चुप रहे। प्रौढ़ ने दबकर पुरी के लिए जगह बना दी और उसे बैठा लिया। डाक गाड़ी कई स्टेशन होकर किसी स्टेशन पर खड़ी होती। गाड़ी में और मुसाफिरों के लिए स्थान नहीं था। गाड़ी में स्थान चाहने वाले अधिकांश में मुसलमान थे। भीतर बैठे मुसलमान ही उन्हें दूसरे डिमो में स्थान देखने के लिए समझा रहे थे। सफेद पोश मुसलमान ने उन्हें मुसीबत ज़दा भाइयों के प्रति हमदर्दी का उपदेश देकर दरवाजा खुलवा दिया। मुसलमान यात्री ये सुनकर परेशान थे कि ट्रेन उन्हें केवल अमृतसर तक ही ले जाएगी। एक हिंदू ने उन्हें आश्वासन दिया, पाकिस्तान की सरकार तुम लोगों को आगे खुद ही ले जाएगी। पुरी ने चिंता प्रकट की कि उसे भी अपना परिवार संभालने के लिए लाहौर जाना है। उसे उत्तर मिला, शायद बस से जा सकेगा। सुनते ही फौजी पहरे में बसें आती जाती हैं। मुरादाबाद और सहारनपुर के स्टेशनों पर और भी अधिक भारी भीड़ थी। गाड़ी के भीतर इतने लोग आ चुके थे कि भीतर बैठे मुसलमान भी भीतर आने का विरोध ऊंचे स्वर में करने लगे। डाक गाड़ी सभी स्टेशनों पर थोड़ा बहुत पिछड़ती पिछड़ती काफी लेट चल रही थी। भीड़ के कारण सो सकने का तो क्या, दूसरों का बोझ अनुभव किए बिना बैठे सकने का अवसर नहीं था। अम्बाला स्टेशन पर इतनी भीड़ गाड़ी की ओर लपकी कि भीतर बैठे सभी लोग देखकर घबरा गए। वे गाड़ी का दरवाजा खोलना नहीं चाहते थे परंतु दो हिंदुओं के यहाँ ही उतरना था। डिब्बे में केवल पुरी और एक सिख ही थे और साथ में गोद के बच्चे भी भय और धक्का मुक्की से चीख रहे थे। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी हुई उसके भीतर आना ही चाहते थे वो लोग। गाड़ी बहुत अधिक भर और जाने से छत पर भी लोगों के लद जाने के कारण अम्बाला स्टेशन से चली ही नहीं पा रही थी। लाठी और बंदूकें तो चली रही थी। सिपाही प्लेटफॉर्म पे आए। सिपाहियों ने भय दिखाकर खींचतान की। रोते कलपते लोगों को छतों पर से उतारा।
गाड़ी चलने के लिए कुछ मिनट बाद ऊंचे स्वर में कहीं बात सुन सकते हैं लायक शांति हो गई थी। दो बच्चों के रोने का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। एक प्रौढ़ा जोर से सिसक करो पड़ी। लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। उसी के समीप बैठे बूढ़े मुसलमान के कपड़े पर खून के दाग थे। लोगों का ध्यान अपनी ओर देखकर बूढ़ा भी रो पड़ा और आंसू भरे स्वर में बोलने लगा, रब्बा को जाने क्या मंजूर है। उफ! एक दूसरा मुसलमान बोल उठा, सब अल्लाह की कुदरत है। जिसके दिल में उसका खौफ है वही तो इंसान है। हमारे गांव के भी 10-12 आदमी मारे गए। सब मुसलमानों के मकान जला दिए गए। एक प्रौढ़ ने पगड़ी हटाकर अपने सिर पर माप दिखाया और अपने भाई को मार देने वाले पर खुदा का कहर पड़ने की प्रार्थना की। दो और स्त्रियों की रोने की पुकार सुनाई दी। पूरी अम्बाला में उतरने वाले हिंदू के स्थान पर हो गया था, इसलिए खिड़की के किनारे से बाहर देख सकता था। दिन एक पहर चढ़ चुका था। गाड़ी सरहिंद स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म खाली था। संगीने चढ़ाए सिपाही पहरा ही दे रहे थे। हो हल्ला सुनाई दे रहा था। चारों तरफ लाशें बिखरी थी और गाड़ी सिग्नल को लांघ कर कुछ ही दूर गई कि लाइन के साथ साथ लगे तारों के परे शहर की बस्ती अभी बिल्कुल ही पीछे छूट गई। गाड़ी पर गोलियां पड़ रही थी। पुरी के समीप खिड़की पे बैठा प्रौढ़ चीख उठा। उसके कंधे से खून बह चला। पुरी ने बचने के लिए सिर आड़ में कर लिया। एक और आदमी चिल्लाया। आक्रमण करने वालों ने गाड़ियों के पावदान पर चढ़कर खुले दरवाजे और खिड़कियों से बर्छी और फरसे चलाया और सामने पड़ने वालों को बाहों से पकड़ पकड़ कर बाहर खींच कर नीचे फेंक दिया। दो तलवारें और एक बर्छा लिए भीतर आ गए। बर्छी या तलवार का एक और बार गाड़ी से बाहर धक्का दिया। सवारियों के साथ असबाब की गठरियां भी थी। बर्छा हाथों में लिया आदमी ने बर्छा बाएं हाथ से ले दाएं हाथ से जवान स्त्री के दुपट्टे सहित केसों को पकड़कर उसे दरवाजे की ओर लुढ़का दिया। आधी गाड़ी खाली हो गई। आक्रमण का प्रतिरोध करने की शक्ति किसी में नहीं थी। पूरी की आंखों के सामने अंधेरा हो गया और बहुत सी राइफलें एक साथ दागने की धमाके सुनाई दिए। राइफलों और बंदूकों के फायर बंद हो गए। केवल हाय हाय चीखने की आवाज आ रही थी। सिपाहियों ने कड़कती हुई आवाज में हुक्म दिए, सब लोग गाड़ी पर बढ़ जाओ। नीचे गिरा दिए गए लोगों में से कुछ लोग चढ़ आए। पूरे ने दरवाजे में होकर हाथों से थाम कर उसे ऊपर खींच लिया। दो बुर्कापोश औरतें सहमी हुई अपने बुरके में उलझती हुई गाड़ी पर चढ़ आई। जवान स्त्री भी आ गई। वह अपने साथ की बुढ़िया के छिन-भिन कटे फटे सिर को देखकर पथराई सी रह गई। पुरी के समीप खिड़की में बैठा गोली के जख्मी वो प्रौढ़ा दो बेंच के बीच में करा रहा था, सिर चूम रहा था। गाड़ी प्रायः घंटे भर बाद चल सकी। गाड़ी लुधियाना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी। सब लोग गाड़ी से 2 मिनट में उतर गए। लाइन पर हमले का खतरा है। गाड़ी आगे नहीं जाएगी। सवारियों को स्टेशन से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सवारियां गाड़ी से उतर उतर कर अपना असबाब कंधों और सिर पर संभालने लगी। पुरी ने बिस्तरे का बंडल बगल में दबा लिया और एक सब अफसर के समीप जाकर अंग्रेजी में संबोधन कर निवेदन किया, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम एग्वी कैंप में नहीं जाना चाहता। अफसर ने हाथ का छोटा बेत अपनी जांच पर पटपट मारते हुए पुरी को सिर से पांव तक जांचा। तुम्हारा नाम जयदेव पुरी। खत्री कहाँ चाहते हो? लाहौर जाना जरूरी है। प्रोफेशन क्या है? अफसर ने कौतूहल से पूछा। जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट? अफसर ने विस्मय प्रकट किया। लाहौर की हालत तुम्हें नहीं मालूम? 3 सप्ताह पहले नैनीताल गया था। मेरा परिवार लाहौर में ही है। उनकी सहायता के लिए जाना जरूरी है। खैर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम बाहर जा सकते हो। एक बात और है, झिझकते हुए पूरी बोला, इस डिब्बे में कुछ ऐसे जख्मी और औरतें हैं जो खुद नहीं उतर सकते हैं। हो सकता है देख लिया जाएगा। अफसर ने दृष्टि दूसरी ओर कर ली। लुधियाना पुरी के लिए अपरिचित स्थान था। गत 18 घंटे के अनुभव से उसका मन और शरीर इतना विक्षिप्त और शिथिल था कि कोई विचार या काम संभव ही नहीं था। पेट भर जल पिया और फिर मुसाफिर खाने में जहाँ जगह मिली लगभग 2 घंटे लेटा रहा। सोचता रहा लाहौर जाना संभव होगा या नहीं। उसे तो परिवार को सभी संभव स्थानों पर ढूंढना है। यहाँ भी लाहौर और दूसरे स्थानों से हजारों लोग आए होंगे। कैंपों में जाकर पता ले। लुधियाना का स्टेशन और मुशर्रफ खाना दुर्गंध से ऐसा भरा था जैसे बहुत दिनों से साफ नहीं की गई हो। स्टेशन के बाहर वर्षा धूप। पूरी ने आधी रात तक और दूसरे दिन घूमकर स्कूलों और दूसरे स्थानों में बने दिए कैंप से पता लगाया। उसके परिवार का कहीं पता नहीं लगा। अफवाह थी कि सरकार ने लुधियाना अमृतसर की लाइन और सड़क पर पश्चिम से हिंदुओं का आना रोक दिया है। पश्चिमी पंजाब और लाहौर में हिंदू पर किए गए अत्याचारों के और भी दारुण विभत्स समाचार सुनने को मिल रहे थे। पूरी तीसरे दिन प्रातः लुधियाने से फिरोजपुर के लिए चल पड़ा। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। मोगा तहसील स्टेशन वीरान सा लगा। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह खून फैले थे। गाड़ी स्टेशन से चलना ही नहीं चाहती थी। बार बार सीटी देकर रह जाती। पूरी पिछली रात कुछ न खाने के कारण भूख से परेशान हो रहा था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म को घेरे लोहे के सीखचों के बाड़ के बाहर सड़क की दूसरी ओर तंदूरों पर रोटी बनती दिखाई दी। पूरी वहां से तो रोटी आने का साहस भी नहीं कर सकता था। इतने में गाड़ी छूट जाती। 4-5 जाट सिरों पर पगड़ियां और कमर में तहमत बांधे अपने बीच में दो सहमी हुई नवयुवतियों को जल्दी चलाने के लिए बाहों से खींचते प्लेटफॉर्म पर आए। एक युवती के सिर पर ओढ़नी नहीं थी। उसकी दाहिनी छाती पर छींट का कुर्ता कंधे से फटा हुआ था। गोरी उबरी तनी हुई छाती बाहर निकली हुई थी। नौयुवती आतंक से बदहवास थी। दूसरी लड़की भी कंधे पर अटकी नीले रंग की ओढ़नी को संभाल सकने की अवस्था में नहीं थी। नौयुवतियों को खींच कर लाते लोग आकर पुरी के ही डिब्बे में बैठ गए।
उनके हाथों में खून से सने बर्छे और फरसे थे, एक के हाथ में तमंचा था। जवान लड़कियों के चेहरे आंसू से भीगे और आतंक से सहमे। उनकी बड़ी-बड़ी बूटी की छींट की सलवारें, गले में चांदी की हंसलियाँ और कलाइयाँ पर चांदी के जेवर स्पष्ट बता रहे थे कि वे देहाती मुस्लिम परिवारों की थी। उन्हें लाने वाले लोग आपस में ऊँचे स्वर में झगड़ रहे थे। पुरी इस दृश्य से स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद वह लाहौर में बोली जाने वाली पंजाबी से भिन्न उच्चारण के समझने लगा। एक आदमी ऊँचे स्वर में अपने साथी को कोस रहा था, वही तो असली काम की मटियार उर्ध्वयमन थी। साले छतिया नहीं देखी तूने उसकी? हाय जैसे लड़ाके तीतर चोंचे उठाए। उस व्यक्ति ने उँगलियों के अग्रभाग मिलाकर चोंच का संकेत दिया। कमबख्त तूने इसे ही काट दिया। कोस जाने वाला जवान ने समर्थन के लिए दूसरों की ओर देखकर उसका विरोध किया। वाह रे वाह! क्या बक रहा है तू? उसने मेरी बाँह काट दी। देखता नहीं? जवान ने अपनी कलाई पर लिपटा चिथड़ा हटाकर दिखा दिया। मांसल पुष्ट बाँह पर खून पोंछा हुआ था, दाँतों के चुभने के निशान थे। कोसने वाले जवान के अनाड़ीपन के प्रति वितृष्णा प्रकट करने के लिए हाथ छिटककर कहा, लानत है तुझ पर, तू मर्द है, बहन औरत से हार गया। माँ गाली भी इस तरीके से देखी, मतलब इतना दर्दनाक कहानी है कि इसमें पढ़ें क्या। पुरी ने करवट लेकर मुंह दूसरी ओर कर लिया। वह खींची जाने से पुरी का चेहरा भी उन लोगों की ओर घूम गया। कौन है तू? उतार अपनी तमी पजामा। एक बर्छा उसके पेट को छू रहा था। पुरी कांप गया। हिंदू है या क्षत्रिय? उसके हाथों ने पजामे की तरह पहनी हुई अपने पतलून को बटन खोले बिना नीचे खींच दिया और कमीज उठा दी। उसके प्रति संदेह करने वाले लोग जोर से कहा कर हंस पड़े। पुरी को सामने से झुकाए बैठी स्त्रियों को देखकर लज्जा आ गई। वह मुंह मोड़कर अपनी पतलून संभालने लगा। कहाँ है तेरा घर? फिरोजपुर शहर में। फिर प्रश्न सुनाई दिया। लाहौर में। पुरी ने उत्तर दिया। अपनी माँ बहन तुर्को दे आया अपनी माँ बहन तुर्कों को दे आया ना? पुरी कुछ उत्तर नहीं दे सका। अब बोलता है कि नहीं? मैं तो नैनीताल में था, अब लाहौर जा रहा हूँ। नैनीताल? वो कहाँ है? किस बासात में? दिल्ली से परे? दिल्ली से परे हिंदुस्तानी यूपी में। लाहौर जा रहा है, बड़ा हौसला है। बाबू है बाबू, दूसरा बोला। जवान फिर आपस में उलझ गए। डिब्बे में बैठे लोग बात करने लगे, जाने क्या हो गया है दुनिया को, लोगों के सिर फिर गए हैं। वलमन साहत आदमी है, सब खत्म हो गई है। पुरी को बुरा लगा, ये लोग अब तक क्यों चुप थे? पर वह भी तो चुप ही रहा। सोचा हम शस्त्रों की जरूरत हमें क्या थी, कहीं नहीं मिलते थे। जब सब जगह है, हथियारों को पुलिस से छिपाने की भी जरूरत नहीं रही। पुरी के मस्तिष्क में बार बार खटक जाता, माँ बहन को तुर्कों को दे आया, क्या कह सकता था। नैनीताल से चलने से पूर्व और पत्रों में पढ़ी और लुधियाने में पश्चिम से भाग कर आए लोगों से स्त्रियों के अंगछेद और नंगी करके उनको जुलूस निकाले जाने की बातें याद आई। मस्तिष्क जड़ सा हो रहा था। क्या हो गया सबको? ये हिंसा, ध्वंस और विवशता की दानवी प्रवृत्ति कहाँ? पूरी के मस्तिष्क में बार बार खटक जाता, माँ बहन को तुर्कों को दे आया, क्या कह सकता था। नैनीताल से चलने से पूर्व और पत्रों में पड़ी और लुधियाने में पश्चिम से भागकर आए लोगों से स्त्रियों के अंगछेद और नंगी करके उनके जुलूस निकाले जाने की बात उसे याद आई। मस्तिष्क उसका जड़ सा रहा। क्या हो गया है सबको? ये हिंसा, ध्वंस और विवशता की दानवी प्रवृत्ति ये कहाँ से जाग उठी? तारा बेचारी आहुति बन गई। माँ उषा, तोसी, पुष्पा, रतन की माँ और गली की दूसरों स्त्रियों ने क्या किया होगा? उसे ऐसी अवस्था में हिंदू नारियों के चित्तौड़ की पद्मिनी की चिता में कूदकर प्राण दे देने की बात याद आने लगी। क्या स्त्री के लिए अपमान और यातना से बच सकने के लिए मृत्यु की शरण लेना ही एकमात्र उपाय है? क्या पुरुष की यह पशुता स्वाभाविक है, न्याय है? पुरुष ही न्याय के लिए इस पशुता का विरोध भी करता है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका विरोध करने वाले भी हैं। इस समय वो कुछ नहीं कह सकता था। पूरी को स्मृति में नवयुवती के फटे हुए कुर्ते में से बाहर निकला तन हुआ गोरा स्तन दिखाई देने लगा। मार दी जाने वाली अत्यंत आकर्षक नवयुवती के संबंध में जाटों की बातें याद आई। खींच सा अनुभव हुआ। बेचारी स्त्री का सुंदर होना या सुंदर लगना भी कितना संकट है। पुरुष स्त्री को चाहने लगे, ये स्त्री के लिए कितनी बड़ी विपदा है। पुरुष स्त्री को बिल्कुल ना चाहे तो स्त्री करे क्या? पुरुष शारीरिक रूप से अधिक बलवान होने के कारण उसे सब कुछ छीन लेकर चरती फिरने के लिए बंजर और जंगल में हाँकती। स्त्री को चाहने पर ही तो पुरुष उसके लिए सब कुछ, अपना प्राण भी न्यौछावर करता है। यही तो प्रेम है। पुरुष पर ही निर्भर करता है कि वह अपने प्रेम को कैसे चरितार्थ करेगा। स्त्री पुरुष की दया पर निर्भर है। इसके अलावा प्रेम है क्या? असभ्य समझा जाने वाला पुरुष स्त्री के ना चाहने पर उसे दबोच कर झपट कर ले लेता है और सभ्य समझा जाने वाला स्त्री के सम्मुख प्रेम की याचना करता है। अस्टोरियो होटल के कमरे में कनक की याद आ गई। पूरी गाड़ी से बाहर देख रहा था। प्रातः से घिरकर उमस बनाए हुए बादल धीमे धीमे बरसने लगे। मुख पर कुछ छींटे पड़े। ख्याल आया, यदि फिरोजपुर से गाड़ी से लाहौर जाना संभव नहीं हुआ, 50 मील तो है, पैदल ही चले जाएंगे। गाड़ी फिरोजपुर छावनी स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन पर लुधियाना स्टेशन से ज्यादा भीड़ थी। गाड़ी में तुरंत घुसाने के लिए व्याकुल भीड़ के कारण पूरी को गाड़ी से उतरना कठिन हो गया। समझ में आया, यही गाड़ी लुधियाना लौटेगी। वहां लाइनों के ऊपर पुल से स्टेशन से बाहर जा रहा था। पूर्व की ओर जाने वाली दूसरी गाड़ियों पर भी भीड़ का अंत नहीं दिख रहा था। लोग गाड़ियों की ढलवा छतों पर भी बेबसों की तरह बक्सों और सामानों की पगड़ियों और धोतियों को दोनों छोर पर बांध कर छत के किनारों पर लटक कर बीच में जगह बनाकर बैठे हुए थे। वर्षा ने जोर पकड़ लिया। फिरोजपुर छावनी और नगर का पूरी
कि कुछ परिचय था नहीं। वर्षा में वो कहाँ जाता, अंधेरा उतर रहा था। वो अपनी बिस्तर का बंडल लिए मुसाफिर खाने की ओर बढ़ा जा रहा था। ऊंची पुकार सुनाई दी, जिस भाई बहन ने प्रसाद भोजन न पाया और लंगर में आकर ले ली। इसमें लाज संकोच नहीं होना चाहिए। पुल के नीचे एक तिरपाल बिछाकर परात में बड़ी बड़ी रोटियां का छोटा सा स्तंभ रखा था और एक बड़ा सा देग। पूरी भूख की उपेक्षा नहीं कर पाया। उसके कदम उस ओर उठ खड़े। उसे देखते ही एक व्यक्ति ने दो रोटियों पर देग में से खूब गाढ़ी उर्द चने की दाल दे दी। पूरी ने रोटियां हाथ में ले ली। वो जानता था यह पीड़ितों की सहायता के लिए बिना मूल्य रोटी देने वाला लंगर था, परंतु उसने अपनी जेब से चवन्नी निकालकर आगे बढ़ा दी। रोटी देने वाले ने समीप पड़ी मोहर लगे ताले से बंद संदूकची की ओर संकेत कर दिया। संदूकची के ऊपर पैसा रुपया डाल सकने योग्य छिद्र था। पूरी ने चवन्नी उसमें डाल दी। पूरी ने मुसाफिर खाने में आकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। बिस्तर बिछा लेने लायक जगह कहीं भी था नहीं। बहुत से परिवार और सब सामान बीच में लगा उसे चारों ओर से घेर कर डेरे से बनाए लेटे हुए थे। पूरी ने एक जगह बिस्तर लगाने का यत्न किया, परंतु पहले से बिस्तर बिछाया आदमी झगड़ा करने लगे। देखता नहीं, जनाना बस्तर है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है। पूरी चुपचाप हट गया। दूसरी जगह दो बिस्तर के बीच डेढ़ बलिष्ठ स्थान खाली देखकर पूरी ने दोनों ओर के लोगों से जरा जरा समेट लेने का अनुरोध किया। उन लोगों ने उत्तर दिया, यहाँ जगह नहीं है, तुम कहीं और जगह ढूंढ लो। पूरी ने जगह के लिए आग्रह किया तो ऊंचे स्वर में दुहाई देने लगे, घर बार जगह जमीन सब छोड़कर आए हैं, तो क्या हमसे धरती पे लेने की बलिष्ठ जगह भी नहीं छोड़ेगा। दूसरे लोग समझाने लगे, पीढ़ियों की जायदादें, मकान, हाथे खेत, मुरब्बे नहीं रहे तो 3 हाथ जगह के लिए क्यों झगड़ा करते हो भाई? कल यहाँ किसे बैठे रहना, ये तो नदी नाव का संयोग है। ये सब सुनकर भी जगह घेरे हुए आदमी अपनी स्त्री बच्चों का विस्तार खिसकाने के लिए तैयार नहीं हुए। जगह घेर कर लेटे हुए लोगों के समीप एक दूसरा परिवार लेटने की जगह ना पा सकने के कारण रात काटने के लिए बैठा था। उनमें से एक क्रोध में कहा, अरे भाई, इस सिकंदर ने अपनी सल्तनत कायम कर ली, इसमें कोई ना बोले। अपनी जगह का इतना ख्याल था तो अपना घर बार मुसलमानों को क्यों सौंप आया? पूरी ने अपने बिस्तर का तकिया बना लिया और डेढ़ बलिस खाली फर्श पर ही लेट गया। सोच रहा था, क्या हो गया है, क्या देख रहा हूँ? दोपहर से संध्या तक क्या क्या देखा। कई लोग पुकार कर भोजन देते हैं, कोई समीप बैठने पर आपत्ति करता है। क्रूरता और दया लोगों में सभी कुछ है। पूरी मुंह अंधेरे ही उठा। मुसाफिर खाने की संडास के सामने बहुत सी स्त्रियां पड़ी थी। वही हाल प्लेटफॉर्म पर बनी संडासों के सामने था। और भी लोग लेटे हुए चले आ रहे थे और भीड़ को देखकर दूर तक फैली लाइनों की ओर या बाढ़ लांघकर स्टेशन के बाहर खाली मैदान की ओर चले जा रहे थे। पूरी भी मैदान की ओर चल दिया। लाइनों में और मैदान की ओर देखने से जान पड़ता था कि दूर तक से झुकाए चरती हुई भेड़ें स्थिर हो गई हैं। सभी और पुरुष और स्त्रियां कठिनाई से निवृत्त हो सकने की व्यवस्था में संकोच। सूर्य की किरणें अभी वृक्षों की चोटियों पर ही थी। पूरी लाहौर और पश्चिम पंजाब से आए हिंदुओं के कैंपों में अपने परिवार का पता लेने के लिए स्टेशन से चल पड़ा। स्टेशन के बाहर रेल लाइनों के ऊपर से जाने वाली सड़क के पुल के नीचे और आड़ दे पुरी को छावनी के सभी स्कूल, मंदिर, दोनों आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारा, अनाथालय में बना दिए गए कैंपों में जाकर सभी जगह पता लेते लेते रात पड़ गई। पूरी दूसरे दिन फिरोजपुर शहर में शरणार्थियों के कैंप की छानबीन के लिए छावनी से शहर गया। आर्य स्कूल, रामसुख कॉलेज तक सिंह स्कूल बाजार से चला जा रहा था। एक दुकान पर खड़े आदमी को देखकर उसे संदेह हुआ। कालीचरण कौल है, परंतु नौजवान के चेहरे पर कई दिन की बढ़ी हुई हजामत की खसरी दाढ़ी के कारण मुसलमान या सुतक में हजामत न बनवा सकने वाला वो लग रहा था। पुरी ने पुकार लिया, काली। काली ने पुकार सुनकर पुरी की ओर देखा। एक क्षण दोनों ने पहचान सकने के लिए एक दूसरे को अपलक देखे और फिर झपट कर गले मिल गए। पुरी ने पहला प्रश्न किया, मास्टर जी को कहीं देखा है? डीएवी कॉलेज के कैंप में गए थे। काली ने पुरी के पहले प्रश्न का उत्तर नकार में सिर हिलाकर और दूसरे प्रश्न को स्वीकृति से दिया। शेष प्रश्नों के उत्तर में बताया कि उनकी गली में तो अंत तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। गली के मुसलमानों का कोई दोष नहीं। या 17 अगस्त की सुबह बालूची शस्त्र सैनिकों ने आकर सब हिंदुओं को एकदम मकान खाली कर देने का हुक्म दे दिया। कोई सामान, जेवर, कपड़ा कुछ नहीं उठाने दिया। धमकाया, 5 मिनट में बाहर हो जाओ। सामान के लिए ट्रकों में जगह नहीं। जो कपड़े पहने थे उन्हीं में घर से बाहर आ गए। इन लोगों के बदन पे जो 2-4 कपड़े जेवर साधाता रहते थे वही रह गए। काली की माँ रो पड़ी। मेरा 60 तोले का जेवर संदूक में रखा था, बस 8-10 तोले जो कुछ बहू के शरीर पे था और 4 चूड़ियां कलासों के हाथों में। काली बोला, घर में 1000 से अधिक नगद रुपए थे, पर उन लोगों ने किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाने दिया। बस खूंटी पर लटका कोट पहन सका। जेब में 27 रुपए 3 आने थे, वो कैंप में खर्च हो गए। कैंप से बाहर भी जाने नहीं देते। कैंप में रुपए का 1 सिर आटा, रुपए का सेर दूध। कैंप में बुरा हाल है। गनीमत समझो किसी तरह निकल आए। गंद के मारे सांस नहीं ली जाती। तुम जानते हो, तेज आदमी है सब। आज सुबह इंडियन मिलिट्री ने ट्रकों पर बैठाया। महाजन अमृतसर गया, हम उसके साथ नहीं मिले। 10 ट्रक अब अमृतसर गए, 10 यहाँ आए। हम यहाँ उतरे हैं तो जेब में एक भी पैसा नहीं है। काली ने आस्तीन से आंखें पोंछ ली। बच्चा भूखा है, पाव भर दूध चाहिए। चूड़ियाँ बेच रहे हैं और ये 220 की 145 बता रहे हैं। मैं देता हूँ, मेरी जेब में 20 है। पुरी ने तुरंत कहा। उसने मेरी जेब की रकम कुछ घटा कर बताई, 10 तुम ले लो। रहने दो काली। पुरी का जेब की ओर जाता हाथ रोक कर बोला, क्या होगा? आखिर हम लोग भी तो
पेट में कुछ डालेंगे, जिंदा है तो कुछ खाना ही पड़ेगा, बदन के कपड़ों के सिवा कोई दूसरा कपड़ा भी तो नहीं, 5 दिन से नहा नहीं सके, एक एक धोती तो इन लोगों के लिए लेनी ही होगी। काली के पूरे परिवार के भूखे होने भी बात जरा पूरी का शरीर सिहर सा उठा। पिछले 2 दिनों में भूख का कुछ अनुभव उसे भी हो गया था। काली को बाह से पकड़ उसने आग्रह किया, पहले तुम लोग बच्चे को दूध पिलाओ और कुछ लस्सी वस्सी पी लो, बेचना खरीदना फिर होता रहेगा। काली की माँ को बहुत संकोच हुआ, परंतु पुरी के आग्रह पर काली के समझाने से वो मान गई। दूध दही की दुकान पर जाकर पुरी ने आधा से दही का लस्सी सब लोगों ने बनवा लिया। दही के दाम काली ने पुरी को दाम ना देने देकर 10 के नोट उसके हाथ से छीन लिया। पुरी काली के साथ 4-5 दुकानों पर घुमा, चूड़ियों को बार बार बुलवाया, कसौटी पर कसा गया, लेकिन 150 से ज्यादा कोई तैयार नहीं था। काली ने खिन्न होकर कहा, हम लोगों की मुसीबत में ये हिंदू भाई हमारा मांस वसूले से उतार लेना चाहते, कहने को रिफोजियों से बहुत सहानुभूति है। काली की दशा देखकर पुरी को क्रोध और दुख हो रहा था। बोला, कुछ समझ में नहीं आता हिंदू भाइयों की दया, मुफ्त दाल रोटी भी बांटते हैं, कल छावनी के कैंप में बहुत जरूरतमंद लोगों को नए पुराने कपड़े भी बांट रहे थे, यहाँ खून निचोड़े ले रहे हैं। ये लोग हमसे सभी तरह का लाभ उठाना चाहते हैं, हमें मुफ्त भोजन देकर पुण्य कमाना चाहते हैं और सौदा सस्ता महंगा ले लेकर रुपया भी कमाना चाहते हैं। पूरी शहर के सब कैंपों में घूम आया था और काली के परिवार को अपेक्षाकृत अच्छी जगह दिखाने के लिए उसके साथ हर भगवान स्कूल तक गया। काली ने पुरी को समझाया, इंडियन मिलिट्री किसी हिंदू को सड़क से लाहौर की ओर नहीं जाने देगी। तुम्हारे परिवार के लोग या तो अमृतसर भेज दिए जा चुके होंगे, नहीं तो कल परसों में यहाँ अमृतसर भेज दिए जाएंगे। तुम अमृतसर जाकर देखो, यहाँ मैं हूँ, ध्यान रखूंगा, यदि कहीं मिले तो खबर करूंगा, पर खबर दूंगा कैसे? पुरी ने समझाया, तुम अमृतसर के बड़े डाक खाने के पोस्ट मास्टर की मार्फत पत्र लिख देना, मैं वहां से खबर लेता रहूंगा। फिरोजपुर से अमृतसर जाने वाली लाइन सतलुज पार कसूर जंक्शन होकर जाती थी। सतलुज पार का भाग पाकिस्तान की सीमा में चला जाने के कारण और उस लाइन पे कत्ल और लूट बहुत हो जाने के कारण उस लाइन की गाड़ी बंद कर दी गई। अब फिरोजपुर से अमृतसर जाने का मार्ग ब्रांच लाइन से लोहिया खास और जालंधर के रास्ते हो सकता है। पुरी ने उसी मार्ग से अमृतसर पहुंचने का निश्चय किया। पूरी सूर्योदय के कुछ समय बाद जालंधर शहर के स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर और स्टेशन के बाहर मैदान में भीड़ का अंत नहीं था। फिरोजपुर में पश्चिम पंजाब के देहातों से आए हिंदू सिख किसान परिवारों की अधिकता थी। जालंधर में नगरों से आए दुकानदार और व्यापारी हिंदू सिखों की संख्या ज्यादा थी। स्टेशन के बाहर मैदान में अच्छा खासा अस्थायी बाजार लग गया था। कुछ लोग आटा दाल की छोटी छोटी ढेरियां लगाए बेच रहे थे, कुछ लोग तांबे के कलईदार और एल्युमिनियम के मुसलमानी ढंग के बर्तन, कुछ लोग ईंधन के छोटे छोटे शेर, 2 शेर के भार बनाए बिक्री के लिए बैठे थे। यहाँ ईंधन पलंगों के पांव भी थे। एक आदमी एक बक्स से निकाल कर रेशमी और मखमली जराने कपड़े नीलाम कर रहा था। एक आदमी अपना कंबल बेचने के लिए पुकार लगा रहा था। पूरी किसी और ध्यान न देकर अपना बिस्तर बगल में दबाए सेवा समिति के छोलेदारी में गया। वहां कुछ पता ना पाकर दूसरे कैंपों में अपने परिवार का पता खोजने चला गया। वहां दोनों आर्य समाजों के कैंप में गए, फिर बहुत दूर डीएवी कॉलेज के कैंप में। गुरुद्वारे के चक्कर लगाए, इतनी भीड़ के लिए काफी सवारियां नहीं थी, इसलिए जो थी महंगी हुई थी। कनक से लिए रुपयों में से केवल 23 रुपए 7 आने से इस रकम इस सवारी पर कैसे खर्च कर देती। दिन भर धूप में पैदल चलते रहने से पूरी का शरीर पसीने से चिपचिपा हो रहा था। चेहरे पर धूल पसीने से भीग कर जम गई थी, पैरों में खून उतर आया। सूरज ढल रहा था। पूरे इस्लामिया कॉलेज में बना दिए गए शरणार्थी कैंप में पहुंचा। माता पिता भाई बहनों का यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। अब और चल सकने के सामर्थ्य शरीर में था नहीं। प्रातः स्टेशन से बाहर निकलने पर उसे लस्सी पीने की बहुत इच्छा हुई, परंतु पाव भर दही की लस्सी के दाम 6 आने सुनकर उसे क्रोध आ गया। 3 आने की जगह 6 चूरी दिखाकर जेब खाली कर लेना राजनी और जुल्म है। पुरी ने तंदूर से 2 रोटियां दाल से खाकर पी ली। अस्टोरिया होटल में आडंबर से खाया नाश्ता याद आ रहा था। ठंडे शरबत, ताजी नींबू के शिकंजे, वो सारी चीजें। पूरी कॉलेज की एक ओर की इमारत के बरामदे में कुछ स्थान खाली देख की ओर बढ़ गया। बरामदे में कुछ और लोग भी टिके जान पड़ रहे थे। भीतर कैंपों में से विद्यार्थियों के बैठने के बेंच और डेस्क निकालकर बाहर फेंक दिए गए थे। कमरों में कहीं खाट वगैरह तो था नहीं। इमारत के बरामदे के दोनों छोरों पर एक एक कमरा था, कमरों के लिए कुछ रास्ता। पूरी अपने नाम की पुकार सुनकर चौंका और बाईं ओर घूमकर देखा। बाईं ओर से 2 हाथ के अंतर पर कमरे में बादुआमल नारंग फर्श पर बिछी बिस्तर की दरी पर पालथी मारे हाथ से फर्श पर टेक दिए बैठे थे। आंखें मिलती दोनों एक साथ बोल उठे। नारंग जी ने पूछा, मास्टर राम लुभाया जी साथ नहीं है? पुरी पूछ रहा था, पिताजी को आपने कहीं देखा? पुरी ने फिर प्रश्न किया, आपने उन्हें लाहौर कैंप में नहीं देखा? नारंग जी की पीठ की ओर दरवाजे की ओर पीठ किए लेडी प्रवीण की माँ बेजी अपनी ओढ़नी संभालते हुए उठी और पुरी को पहचान कर उसने पूछ लिया, काका जी तुम लाहौर से नहीं आए? पुरी ने बहुत संक्षेप में नैनीताल जाने अखबार से हाल जानकर लौटने की बात बताई। पिताजी और घर के लोगों की खबर कैसे मिले? शायद वे लोग लाहौर कैंप में हो। लाहौर जाने का कोई उपाय बताइए। नारंग जी और बेजी एक साथ बोल उठे, ले वाह काका जी, लाहौर कैसे जा सकते हो? ये तो जलती भट्टी में कूदना है, जाने भी कौन देगा?
नारंग जी ने बताया, हमने तो सुना था कि रंगमहल, मच्छी अड्डा, बजाज अड्डा के इलाके तो 15-16 को ही खाली करा दिए। रामगली के लोग भी 17 को चले गए। वहाँ तो मिलिट्री ने बहुत जुल्म किया, लोगों को जबरदस्ती घरों से निकाल दिया और उनके घर लूटे गए। हमारे मनसू गली के इलाके डोगरा रेजिमेंट के सिपाही थे। मुसलमानों ने हमला किया तो उन्होंने धड़ाधड़ सबको भून डाला। असल में हम लोगों का तो कोई ख्याल लाहौर छोड़ने का था नहीं। हमने तो निश्चय कर लिया या पाई पाकिस्तान हो या ये भी, लेकिन हम 18 को जब सब जगह पाकिस्तान के झंडे लगे तो हमारी गली के लोगों ने भी हरे झंडे लगा लिए कि यहाँ रहना तो सरकार का जो झंडा वही हमें मंजूर है। दोपहर में हमें डोगरा सिपाहियों ने बता दिया कि मुसलमान अफसर इस इलाके से हिंदुओं को निकाल देना चाहता है। शाम को उनकी बदली हो जाएगी। ये भी बलोची सिपाही आएंगे। हमें 4 घंटे का समय था। असल में तो रामगली खाली करवाई गई, तभी से हम भी डर रहे थे कि किसी भी समय भागना पड़ सकता है। औरतें दोहरे-दोहरे कपड़े और कपड़े के नीचे जेवर भी पहने रहती थी कि कुछ भी साथ ना ले जाने दिया तो एक जोड़ा कपड़ा तो साथ रहेगा। रामगली के लोगों को मिलिट्री ने कुछ भी नहीं ले जाने दिया। हम लोगों ने तो झटपट सूटकेस में नकदी, जेवर और ज़रूरी कपड़े तो रख लिए। घर के सब आदमी एक-एक सूटकेस अटैची लेकर गली से निकले। कोई दरी, बिस्तर कुछ। तुम्हारी बेजी कहने लगी, उन्हें तो रास्ते में सर्दी भी होगी। मैंने कहा, गोली मारूं, यहाँ जान पर आफत है, तुम्हें रजाइयों की पड़ी है। नकदी हाथ में होगी तो सब कुछ हो जाएगा। हमारी गली में तो सभी ने यही किया। गली के सब आदमी सही सलामत निकल आए। 4 परिवारों के लोग थे हम लोग। रत्न नाम के 6 आदमी, उसना के 7 आदमी और लद्दा राम के घर के सब पूरी बस किराए पर ले ली और बस के 300 रुपए दिया। हम लोग डीएवी कॉलेज चले गए थे। वहीं से मिलिट्री के पहरे में कन्वाय के साथ यहाँ पे आ गए। प्रिय कमन अपने परिवार की चिंता में ही डूबा हुआ था। उसने नारंग जी से पाकिस्तान जाने वालों लोगों के साथ जाने की संभावना के विषय में पूछा। बेजी ने उसे फिर समझाया, काका जी ऐसे दिल छोटा ना करो। जानबूझकर मौत के मुंह में जाना क्या समझदारी है। नारंग जी बोले, मास्टर जी अभी तक वहाँ थोड़ी ही बैठे होंगे भी तो सरकार उन्हें लाने का प्रबंध करे होगी। या ना हो कि मास्टर जी आ जाएं तो उन्हें परेशानी हो। बेजी ने भी कहा, काका जी ये तो समय ही ऐसा आ गया कि परमेश्वर का भरोसा ही करेंगे। हम ही देखो पिछले 6 महीने में क्या क्या हम पर बीत रही है, हम ही जान रहे हैं। नारंग ने धीरे स्वर में कहा, तुम्हारे पल्ली तरफ जो सिख बूढ़ा बुढ़िया गोद के बच्चे के साथ चुपचाप पड़े हैं, ये लोग गुजरात से गाड़ी में आ रहे थे। कामोकी स्टेशन पर इनकी गाड़ी पर छापा पड़ा। बेचारे के 2 जवान लड़के मारे गए, बहुओं को छीन लिया गया और पोते भी मारे गए। 16-17 बरस की पोती थी, उठा ले गए। किस्मत की बात है सबसे छोटा पोता बच गया। लोग भी कहाँ बचते, बिल्कुल बदमाश हैं, क्या करें। नारंग ने चुपचाप दीवार से पीठ लगाए, घुटनों पर कपड़ा बांधे बैठे एक आदमी की ओर संकेत दिया, उसे देखो ये 3 आदमी। इन लोगों ने हमले का बहुत मुकाबला किया लेकिन पाकिस्तानी पुलिस ने बीच में आकर इन्हें लुटवा और मरवा दिया। इन 2 घरों में से 11 आदमी मारे गए हैं। इसका घुटना टूट गया है बेचारे का। नारंग कहता गया, खैर अपनी गवर्नमेंट तो अपने आदमी को हिफाजत से ला रही है, पाकिस्तानी सरकार को तो कुछ परवाह ही नहीं है। नारंग ने जैदों को धैर्य रखने का उपदेश दिया, तुम हजामत से बनाओ, उधर नल है, जाकर नहा डालो। तुम पहचाने ही नहीं जाती, मनहूसियत मालूम होती जैसे कोई गमी हो गई। यार ऐसी दाढ़ी देख कोई मुसलमान समझकर छुरा ही ना भूक दे। पुरी ने बताया कि उसके बक्से में कपड़े और हजामत का सामान तो गुम ही हो गया। नारंग बोला, क्या नाई मर गए हैं? लो जग्गी का स्विफ्ट रेजर ले लो। बेजी पीठ पीछे घूमकर बोली, बल्लो उर्मी उठ, भाई का हजामत का सामान काका जी को निकाल दे। उड़ना कैसा जी है तेरा, चन्ना। लेटे लेटे बदल और गिरने लगा। घुटने समेट कर सिंह ओढ़नी में लपेटी हुई लड़की फर्श पर हाथ टेक कर उठी, सिर झुकाए बहुत धीमे से कोने में जाके इस सूटकेस को खोलने लगी। नारंग जी पालती में घुटने पर रखे अपने पाँव को एक हाथ से दबाते हुए कहते कि हाँ जाओ नहा भी लो, सामने बाहर न ले, यहाँ पर अब पर्दे की परवाह कौन करता है। बेजी ने उर्मिला से भी कहा, धिये चल तू भी नहा ले। क्या हाल हो रहा है, सिर भी धो डाल, मैं चादर पकड़कर खड़ी हो जाऊंगी। पुरी ने पूछा, जगदीश और प्रवीण कहाँ गए? हाँ तुम जानते हो ना, मुझे कम्फर्ट डायबिटीज का मर्ज है, इंसुलिन खत्म हो गई, बस 2 इंजेक्शन के लिए है। जगदीश शहर दवाई लेने गया है। प्रवीण बैठा बैठा तंग आ गया, उसे भी साथ ले गया है। पुरी की दृष्टि उर्मिला की ओर चली गई। उसे कहीं और अकेले देखता तो पहचानने की बात क्या, उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता। कथई सुनहरी केसों के माथे पर बने रहने वाले छल्ले जिन पर ओढ़नी टिक नहीं पाती थी, पुराना सन की उलझी हुई लच्चियों का गाढ़ जैसा लग रहा था। उसकी पारदर्शी सुनहरी त्वचा जिसकी नसों का जाल दिखाई देता था, पीले गर्दों की परत। उसने एक बार फिर पुरी की ओर देखा नहीं। उसकी आंखें में चमकते रहने वाले बल्बों पर से अब पलकें उठती ही नहीं थी। सिर झुकाए सूटकेस में से उतरा साबुन बूझ छूट रही थी। पूरी हजामत बना रहा था तो नारंग जी गली के झेले संकटों का ब्यौरा सुनाते जा रहे थे। पूरी अपने संकट की बात सोचता सोचता उर्मिला की बातें सोचने लगा कि क्या हो गया। प्रेम की चाह का दुर्दम झरना आंसुओं का गंदला चम्मा बन गया है। उफ, नाक के पास उसरा लगकर खून बह गया। हजामत बना लेने पर पूरी का चेहरा पहचाना जाने लगा। वो नल भर गया और पतलून पहने ही नहा लिया। चादर का तहमत बांध कर भीगी हुई पतलून उतार दी, कमीज और पतलून का पसीना पानी में बहा दिया और पूरी
जो है उसको भूख मालूम हुई, थकावट से नींद आ गई, पूरी की नींद टूटी तो घना अंधेरा हो गया था। बरामदे में एक परिवार ने हरिकेन लालटेन जला ली, दूसरी जगह एक मोमबत्ती। नारंग जी के कमरे की सांकल के भीतर से बंद हो गई। बरामदे के सामने मैदान में कई स्थानों पर आग जल रही थी। आग के प्रकाश में दिखाई दे रहे थे कि लोगों ने इमारत को पूरा करने के लिए ईंटों के भट्टों में ईंट उठा उठा कर चूल्हे तक बना दिए। पूरी ने सुबह 8 बजे से पहले 2 रोटियां खाई। दिन भर पैदल घूमा था, उसे भूख मालूम पड़ी। उसने कलाई उठाकर घड़ी देखी, 9 बजे थे। शहर का बाजार इस्लामिया कॉलेज से दूर ही था। वो लेटा रहा। पुरी के समीप बैठे कामुकी से आए सीखे बूढ़े बुढ़िया का पोता रो रहा था, कभी बूढ़े बच्चे। पुरी ने बहुत विनीत स्वर में बूढ़े को संबोधन किया, सरदार जी सुबह से कुछ खाया नहीं है, जरा बाजार जाऊंगा, ये बिस्तर आपके समीप पड़ा, जरा देखते रहिए। फिक्र ना कर बाबू, वृद्ध ने उत्तर दिया। वाह गुरुते हुए देख। पूरी कॉलेज के फाटक से दाहिनी ओर घूमकर जर्नैली सड़क से बाजार की ओर गया। बिचौलिया रोड चारदीवारी के लगभग 100 कदम आगे बढ़ गया था। सुना बाबू, कितना बजा है? पुरी ने ठिठक कर कलाई आंख के समीप देखा, बोला। पुरी की गर्दन पर कोई मजबूत पंजा कस गया था और नाक के सामने पैना छुरा। उसका सिर चकरा गया। सुनाई दिया, घड़ी उतार दे, खबरदार मुंह से आवाज नहीं निकले। सोचने का समय नहीं था। पुरी की सांस धोंकने की तरह चल रही थी। उसने जो है जेब से कलम खींच लिया और फिर उसकी कमीज का जेब से टटोल कर पतलून की जेब में टटोली। 23 रुपए और 6 आने थे। घड़ी उतारते उतारते पूरी कुछ सोच सकने की अवस्था में हो गया था। साहस कर बोला, भाई मैं तो तुम्हारा हिंदू भाई हूँ। यहाँ अब सभी हिंदू हैं, हम लूट कर आए हैं तो हमें भी तो अपना और बच्चों का पेट भरना है। पूरी क्या उत्तर देता? उसे लूट लेने वाले ने अंधेरे में धरती पर पड़ी हुई बाइसिकल उठा ली। पूरी की ओर देखकर एक बार और धमकाया, खबरदार बोलना नहीं। पूरी कुछ क्षण असहाय मौन खड़ा रहा, फिर इस्लामिया कॉलेज की ओर बढ़ गया। समीप रोता बच्चा, पेट में भूख, सुबह वो क्या करेगा? कोलाहल से पूरी की नींद टूटी। नींद टूटते ही कानों में कोलाहल और शोर सुनाई दिया। पूरी ने आंखों को धूप से बचाने के लिए हाथ से ढक लिया। अस्पष्ट कोलाहल था। अजीब आदमी हो तुम, बच्चा कल से भूखा रो रहा है, तुमने किसी से कहा भी नहीं। किसी से कहते तो ऐसा पत्थर दिल कौन है? बच्चे को भूखा देकर कौन खुद खा ले? ये लो रात की रोटी, ऐसे खिलाओ, तुम खुद भी कब तक भूखे रहोगे? वाह गुरु की जी इच्छा, परमेश्वर से तो कोई रूठ नहीं सकता, जो हजारों लाख के साथ हुआ है। सरकार ने सब कैंपों में हर आदमी पीछे पाव भर आटा, चटाक बदाल मुफ्त बांटने का प्रबंध किया। तुम भी जाकर लो, पका कर खाओ, इसमें शर्म क्या है? भले लोग ऐसे शर्म करोगे तब कब तक रहोगे? बीच बीच में अनेक लोगों के स्वर बाधाएं डाल रही थी, परंतु समीप से बुढ़िया ने रोते रोते कहा, मैं तो कल से यही कह रही हूँ कि रब वाह गुरु को यही मंजूर है तो क्या किए? बूढ़ा आंसू से रुदे स्वर में बोल उठा, मैं क्या पाहिज मांगता हूँ? फकीर हूँ मैं, किसान आदमी, मेरे हाथ पांव भी टूटे नहीं है। मैंने उबर पर ब्राह्मण, कमीन और फकीर की चुटकी देकर 10 आदमी को खिलाया है। पूरी आंखों पर पड़ती धूप के छांव से बचने के लिए उठकर बैठ गया। नारक फर्श पर बिछी हुई दरी पर पालथी मारे बैठे सिगरेट पी रहे थे। हजामत करके नहा धो भी चुके थे। तवे पर घी के जलने की सुगंध भी आ रही थी। पूरी भ्रांजी, नमस्ते, प्रवीण ने पुकारा। वह एक छोटी थाली में परोठी लिए खा रहा था। उर्मिला एक और आड़ में दीवार के साथ बिछी दरी पर दीवार की ओर मुंह किए लेटी थी। पूरी जी आंखें मिलते ही नारंगी सिगरेट की राख दहलीज के पार पूरी की ओर झाड़ कर केवल पूरी को सुनाने के लिए स्वर को कुछ दबाकर बताने लगे, देखा भाई पूरी, है ना आदमी आदमी में फर्क। शाबाश से बुड्ढे को, असली सरदार है ना। जवान बेटा मारे गए, बहुएं छीन ली गई, सब कुछ हुआ, लेकिन बदकिस्मती का अच्छा बहाना ये भी नहीं कि सीधे ईमानदारी से मांग ले। ऐसी ऐसी कहानियां गढ़कर सुनाएंगे, ऐसी गरीब मुंह बनाएंगे कि हम खाते पीते भले बराबर, लोग मांगते शर्म आ जाए। कोई कहेगा रास्ते में एक बैल जख्मी हो गया, यहाँ तक खींच लिया, अब गिर पड़ा, आप लोग मदद करें, हमारा पता लिख लो, ये हमारा गांव है, पहुंचकर मनी आर्डर से लौटा देंगे। ओए धनी रम्मा, ओए मोहन सिंगा, आओ लोगों, दौड़ो दौड़ो, फाटक की ओर से पुकारे सुनाई दी। बहुत से लोग दौड़ गए। पूरी नारंग की बातें सुनकर अपनी रात की बीती क्या सुना था। पूरे गैंग में बादवान नारंग का परिवार ही उसका परिचित था। पूरी का सिर भूख, पीड़ा और क्षोभ से चग रहा था। सोच नहीं पा रहा था क्या करे, बैठे रहने से तो कुछ काम होता नहीं। पूरी ने नारंग की बात सुन अपने हृदय की गहराई से उठते दर्द को दांत से ओट कर चबा कर रह गया। वही बिस्तरा जो 4 दिन से जान का बवाल हो रहा था, अब एकमात्र सहारा था। स्टेशन के सामने जाकर उसे बेचकर कुछ मिल सकता था। पूरी ने सोचा 8-10 रुपए मिल भी जाए तो कितना समय चलेंगे, इस समय वही बहुत थे। सोचा दिल्ली चला जाए, जिसके साथ और लोग फिरोजपुर से बिना टिकट आए, वो भी टिकट क्यों खरीदे। पूरी ने बिस्तर को समेट कर लपेट लिया और बगल में दबाकर नारंग को संबोधन किया, अच्छा जी नमस्ते, चल रहा हूँ। नारंग जी सिगरेट से रंग झाड़ते हुए बोले, बाजार जा रहे हो? घूम आओ, ये बोझ क्यों उठा रहे हो, हमारे कमरे में रख दो। नहीं कुछ बोझ थोड़े है, शायद आगे चला जाऊं। और पूरी और बात ना करके बरामदे से उतर गया। बरामदे में ठहरा एक बूढ़ा आदमी मुफ्त राशन मिलने का स्थान दिखाने के लिए ले जा रहा था। पूरी कॉलेज से निकलकर उसी मार्ग पे चल दिया। भूख की निर्बलता के कारण चलना भी भारी हो रहा था, ज्यादा दूर चल भी नहीं सकता था। वह जर्नैली सड़क के चौराहे से कुछ आगे बढ़ा।
सड़क के किनारे कुछ लोग टाट के टुकड़ों पर आटे की ढोरियां लगाए लाल हरी मिर्च और कई तरह की तरकारियां और ईंधन के छोटे मोटे सामान रखे बेच रहे थे। पुरी का ध्यान बस्ती की दीवारों के समीप खड़े भीड़ के एक चक्कर की ओर गया। इस भीड़ से लोगों के बोलने पुकारने की अस्पष्ट आवाज भी आ रही थी। 35-35 रुपए, कोई और बोलो 35 रुपए में जाती है। अच्छा देख लो, पूरी समझ गया, नीलाम कुछ हो रहा है सामान। अच्छा बादशाहों, अब इसके लिए बोलो, नया कोरा बिना बढ़ता माल, ये भीड़ के बीचों बीच नीलाम करने वाले एक लड़की को चुटिया से पकड़कर खींचकर खड़ा किए। माल ग्राहकों को अच्छी तरह दिखा देने के लिए उसने लड़की की कमर के पीछे अपने घुटने से ठेस देकर उसके सब अंगों के सामने उभार दिया। लड़की के आंसुओं से भीगे पल के मुंह चेहरे पर थे, हाथ को भी खींच लिया। लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। सूर्य की किरणों से अछूता रहा शरीर छीले हुए संतरी की तरह चेहरे की अपेक्षा बहुत अधिक गोरा और कोमल जान पड़ा था। भीड़ के बीच धरती पर कुछ और भी लड़कियां चेहरों को बाहों में छिपाए घुटनों पर सिर दबाए बैठी थी। उनके कपड़े भी धरती पर पड़े थे। पुरी का कदम पीछे हट गया। बेबस विनोद के कहकों में एक आदमी का क्रोध सुनाई दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ शर्म करो, आगा पीछा सोचो। तुम लोग इनकी इस तरह बेइज्जती करोगे तो कोई भला मानस इन्हें घर में कैसे बसा सकेगा? इससे तो अच्छा इनकी गर्दनें झटक कर फेंक दो। तुम तुर्कों से किस बात में अच्छे हो? उन्होंने क्या बुरा किया जो तुम नहीं कर रहे हो? ठीक है कहता है सयाना। हाँ शर्म करो। कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया। बुरी दांत से ओट काट कर सिर झुकाए सड़क पर लौट आया और स्टेशन की ओर चला गया। उसका सिर और भी अधिक घूमने लगा। याद आया अखबार में हिंदू स्त्रियों को नंगी करके कैसे किया जा रहा है, अपमान हो रहा है, यहाँ पे पशुता की होड़ मची है। भले आदमी की बात याद आई। इनकी इस तरह बेइज्जती करोगे तो कोई भला मानस इन्हें कैसे खरीदेगा? पुलिस स्टेशन के सामने के अस्थायी बाजार में अपनी दरी बिछाकर अपना कंबल, चदरा और तकिया अलग अलग रखकर बैठ गया। भाई नई चीजें सस्ती दे दूंगा, ले लो। आने जाने वाले से अब कहना लगा। चौथा पहर लग गया। पूरी भूख और सिर की पीड़ा से बार बार उसका सिर चकरा रहा था। कोई भी उसका बिस्तर खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना 8 रुपए में, ना 5 रुपए में। पूरी ने अपनी निर्मलता के प्रति दांत पीस कर अपने आप को फटकारा। ये मुझसे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो गया? शर्म आनी चाहिए। रोटू खाए अभी 36 घंटे भी तो नहीं है और ये हालत है। 3 दिन 72 घंटे का अनशन किया था। 200 से अधिक आदमी अनशन कर सकते हैं, मैं इतना नहीं कर सकता। पूरी भूख और सिर दर्द से बेबस हो गया था। वो स्टेशन के समीप झुंड बांधे बांधे लूले लंगड़ों में जा खड़ा हुआ। पैसे दो, पैसे दवाई खाने को दे दो, सिर दर्द से फटा जा रहा है, ये कहने लगा। पूरी ने आंखों को खुलने ना देती दर्द की अपेक्षा कर अपना बिस्तर फिर समेट लिया। वह मुफ्त राशन बंटने वाले स्थान का पता पूछने चल दिया। पाँव पाँव भर आटा और छटाक भर दाल बांटने वाला खद्दादारी सामने खड़ी खड़ी भीड़ को बार बार धैर्य से काम लेने की चेतावनी दे रहा था। भीड़ में से किसी ने समर्थन किया, हाँ भाई, पिछले जन्मों में किए पापों का दंड भगवान क्या कम दे रहा है? सबर से प्रसाद लो भाई, सबर से। ये क्या स्वराज है? कांग्रेस वालों ने राज पाया, हम पाँव पाँव भर आटा बांट कर पुण्य भी कमाएंगे। पूरी उन लोगों की तरफ देखता रहा। क्यों मैं उसके पीछे खड़े कई आदमी उनको लाप कर आगे बढ़ गया। तो ये स्थिति हो गई थी। यानी अंततः आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा विभत्स दृश्य हो गया था, जो बिल्कुल असहनीय पीड़ा का कारण था। और बाकी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।